हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है नवंबर 2023 के प्रतियोगिता दर्पण को कवर करने वाले हैं और इसमें हम लोग पूरा जो करंट अफेयर्स है वो एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। मतलब कि आपका जो नेशनल इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, नवीनतम सामान्य ज्ञान, खेल कूद जो भी आपका होता है करंट अफेयर्स दर्पण में दिया हुआ, उन सभी को जो है हम लोग एक वीडियो में कवर करेंगे। और आपको मालूम है कि जो प्रतियोगिता दर्पण है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके सारे जो टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के वो काफ़ी अच्छे होते हैं और डिटेल में दिए होते हैं, इसलिए आपको जो है ये दर्पण पढ़ना चाहिए और उसी से रिलेटेड यहाँ पे आपको एमसीक्यू करवाया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर आपने दर्पण पढ़ लिया है तो आपको एमसीक्यू लगाने में और भी आसानी होगा और एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग उन सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। उसके अलावा आपको बता दें कि इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी सेंटर पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा और कमेंट में भी जो है वो आपको मेंशन होगा। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके लिए जो है कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो जो भी आपका एग्जाम होता है अगर उसमें आपका करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है तो वहाँ वो जो करंट अफेयर्स है वो दर्पण में जो है वो काफ़ी अच्छे से दिया हुआ रहता है, इसलिए हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब बात कर लेते हैं कि ओवरव्यू की कि आखिर इस दर्पण में कौन सी चीज़ें जो है वो दी गई है। मतलब एक समरी हम लोग देख लेते हैं इस बार के दर्पण का। तो देखो आपको मालूम है कि महिला आरक्षण अधिनियम जो है वो पारित हो गया। महिला आरक्षण जो विधेयक बहुत लंबे समय से पेंडिंग था वो पारित हो गया। तो उससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे फैक्ट दिए हुए हैं। नए संसद भवन के बारे में दिया हुआ है। G20 जो शिखर सम्मेलन है वो काफ़ी अच्छे से इसमें डिटेल में कवर किया हुआ है, तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ योजनाएं हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और उस फिर आप जब इकोनॉमिक्स की बात करोगे तो इकोनॉमिक्स में जो है कुछ आपको जो है वो इंडेक्स देखने को मिलेगा, तो उन सारे इंडेक्स को भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। फिर प्राइजेज दिए हुए हैं। प्राइजेज के अलावा जो है अगर आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो वहाँ पे जो आपको अमेरिकन ओपन टेनिस हो गया या फिर जो ग्रैंड स्लैम बोलते हैं तो वो सभी जो है ग्रैंड स्लैम यहाँ पे दिया हुआ है, तो उन सभी को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। अर्थात काफ़ी अच्छा जो है ये आपका होने वाला है सेशन और ये काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगा। हर एग्ज़ाम में आपको यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि इस चैनल पे जो है आपको अप्रैल से लेके, ठीक है, अप्रैल 2023 से लेके और अभी तक का मतलब नवंबर तक का जो दर्पण है वो आपको मिल जाएगा। नवंबर 2023 तक का जो दर्पण है वो आपको यहाँ पे पढ़ाया गया और काफ़ी अच्छे से कवर किया गया। आप चाहे तो उसी जगह भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जैसे ही चैनल पे जाओगे, चैनल पे जाने के बाद जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो प्रतियोगिता दर्पण का एक अलग प्लेलिस्ट बनाया गया है। वहाँ पे आप फुल प्लेलिस्ट में अगर जाओगे तो वहाँ कुछ सारा दिख जाएगा। मतलब अक्टूबर से लेके जो है आपको सितंबर, जुलाई, अगस्त, ये सारे मई, जून, ये सभी जो है यहाँ पे कवर किए हुए हैं। अप्रैल तक का आपका कवर किया हुआ है। साथ ही आपको जो है वो सार संग्रह भी करवाया जा रहा है। सार संग्रह भी आप अगस्त महीने से लेके, ठीक है, पहले का तो नहीं मिलेगा लेकिन अगस्त 2023 से लेके जो है अभी तक का हर एक महीने का आपको सार संग्रह मिल जाएगा। तो सार संग्रह भी आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और नवंबर महीने का भी सार संग्रह जो है वो इसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। तो मतलब उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको जो है बना दिया जाएगा और वो भी आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है आपके लिए, इसलिए अगर आपने अभी तक इसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। ठीक है, देखते हैं आज की सेशन के पहले प्रश्न को। देखो हम लोग क्या है कि जिस तरीके से आपका दर्पण में दिया हुआ रहता है कि पहले जो है नेशनल करंट अफेयर्स होता है, उसके बाद इंटरनेशनल, फिर इकोनॉमिकल, नवीनतम सामान्य ज्ञान, निधन वगैरह हो गया या फिर प्राइजेज हो गया, नियुक्तियाँ हो गई, तो उन सभी को हम लोग उसी सिलसिलेवार ढंग से जो है यहाँ पे कवर करने वाला है। ठीक है, तो आपको खोजने में भी आसानी होगा कि कौन सा चीज़ जो है वो कहाँ पे मिल जाएगा। सबसे पहला जो प्रश्न है वो आपको ये पूछा गया है कि पुरानी संसद भवन को किस नाम से जाना जाएगा। देखो आप सबको मालूम है कि अब जो एक नई संसद भवन बन के तैयार हो गई है और नया संसद भवन में जो है अब जो कार्यवाही है वो भी शुरू हो चुका है। तो पुराना संसद जो भवन था उसको एक नया नाम दिया गया। पुराना संसद भवन ऐसा कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसे एक नया नाम दिया गया और वो नाम क्या है वो पूछा गया। ऑप्शन है संविधान सभा, संविधान सदन, संसद सदन या संविधान शाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सदन। जो आपका पुराना संसद भवन है अब उसका नाम जो है क्या हो जाएगा, संविधान सदन हो जाएगा। और इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। ठीक है,
प्रधानमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। अब देख लेते हैं पुरानी संसद और नई संसद के बारे में कुछ फैक्ट। देखो, जो पुराना हमारा संसद था, इसके अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हो गया था 1927 में। ठीक है, 1927 में इसका निर्माण हो गया था और इसका उद्घाटन अगर पूछा जाए वो किसने किया था, तो लॉर्ड इरविन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। लॉर्ड इरविन के द्वारा उस टाइम जो है यहाँ पे इंपीरियल काउंसिल चलता था। फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 से लेके, ठीक है, 15 अगस्त 1947 से लेकर जो है फिर आपका जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता है तब तक जो है मतलब 26 जनवरी 1950 तक जो है ये आपका क्या करता है, संविधान सभा के रूप में कार्य करता है। और फिर जब आपका संविधान बन के तैयार हो जाता है तो ये 1950 से लेके 2023 तक ये हमारे संसद भवन के रूप में कार्य करता है। अर्थात अगर इसको देखा जाए कि इसका जो टेन्यूर है वो पूरे 73 वर्षों का इसका जो है वो सेवा प्रदान किया है भारत को। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है जो पुरानी संसद भवन है उसमें कितने वर्षों तक जो है वो कार्यवाही चली थी, मतलब कार्यकाल चला था, ये हमें जो है सेवा प्रदान करता रहा। तो आप समझ सकते हैं 73 ईयर तक जो है ये हमें सेवा प्रदान करता है। तो इसका ये अपने आप में एक काफ़ी लंबा इतिहास रहा है और काफ़ी अच्छे चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई है। एक इसके साथ ख़राब चीज़ ये जुड़ी हुई है कि 13 दिसंबर 2001 को, ठीक है, 13 दिसंबर 2001 को क्या हुआ था कि इसके ऊपर जो है आतंकवादी हमला हुआ था और संसद भवन पे जो है आतंकवादियों ने अटैक किया था। तो ये भी आप जो है ध्यान में रख सकते हैं कि 2001 में इसके ऊपर अटैक हुआ था। ठीक है, जब आपका शीतकालीन सत्र कार्य में था उस टाइम जो है इसके ऊपर अटैक होता है। अब बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने किया था। तो इसका निर्माण जो आर्किटेक्ट है, वास्तुकार है, वो जो है एडविन लुटियस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा बोला जाता है कि इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इन दोनों जो है इसके निर्माण वास्तुकार थे। वहीं अगर नई संसद की बात करें तो उसके जो वास्तुकार हैं वो आपके बिमल पटेल हैं और ये कई सारे एग्जाम में आपको पूछा भी जा चुका है कि जो नया संसद भवन है उनका डिज़ाइन जो है किसने बनाया था, प्रमुख जो है वो डिज़ाइन करता है कौन है, वास्तुकार कौन है। तो याद रखिएगा बिमल पटेल हैं और इनका संबंध जो है वो गुजरात से है। और दूसरा ये कि किस कंपनी ने इससे बनाया है, तो वो जो है टाटा जो कंपनी है उसके द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब आते हैं वापस से अपने प्रश्न की ओर। अगला पूछा जा रहा है कि पुरानी संसद भवन में कार्यवाही का अंतिम दिन क्या था। ये भी आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे एग्जाम में आपको ये पूछा जाएगा, इसलिए आप इस प्रश्न को जरूर ध्यान में रखें। पूछा जा रहा है पुरानी संसद भवन में कार्यवाही का अंतिम दिन क्या था, या फिर पुरानी संसद भवन का जो है अंतिम दिन क्या था कार्य का। तो देखो उसका जो अंतिम दिन है वो आपका 19 सितंबर है। हुआ ये है कि 18 सितंबर 2023 को एक जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसका अंतिम जो मतलब एक तरीके से बोला जाए कि उस सत्र को जो है 18 सितंबर को यहाँ पे वो आयोजित करता है, जिसमें सांसदों की अंतिम बैठक होती है। ठीक है, अंतिम बैठक 18 सितंबर को होता है और उसके अगले दिन 19 सितंबर को जो है पुराने संसद भवन में ही एक कार्यवाही किया जाता है और उसमें जो भी गणमान्य जो नेतागण है वो सेंट्रल हॉल में आते हैं और अपना जो है प्रमुख वक्तव्य संसद भवन से रिलेटेड बातें जो है यहाँ पे करते हैं। उसी दौरान प्रधानमंत्री का भी वहाँ पे अभिभाषण होता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो पुरानी संसद भवन का जो अंतिम दिन है वो आपका 19 सितंबर होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और उसी दिन क्या होता है कि 19 सितंबर को ही जो है ये पुराने संसद भवन से निकल के नए संसद भवन में चले जाते हैं। तो अगर पूछा जाए कि नए संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरुआत कब से हुई है, तो वो फिर उसका आंसर हो जाएगा 19 सितंबर। ठीक है, क्योंकि उसी दिन जो है वापस से ये प्रारंभ हो जाता है। तो 19 सितंबर को जो है नई संसद भवन में विधायी कार्यों की शुरुआत हुई थी। तो इन दोनों फैक्ट को आप याद रखिएगा। बस इतना याद रखिएगा कि जो पुरानी संसद भवन है उससे निकल के मतलब यहाँ पे भाषण वगैरह हो गया, उसके बाद फिर 19 सितंबर को ये लोग निकल के नए संसद भवन में प्रवेश करते हैं और उसी दिन से जो है विधायी कार्यों की शुरुआत होती है। फिर अगला प्रश्न आता है कि जो संसद का सत्र चलता है वो कितने टाइप का सत्र होता है। तो आप सबको मालूम है कि संसद में 3 तरीके के सत्र होते हैं। एक होता है बजट सत्र, एक होता है मानसून सत्र और एक होता है शीतकालीन सत्र। तो उसी से रिलेटेड ये पूछा गया कि जो विभिन्न सत्र हैं उसकी समय अवधि
को आप सुमेलित कीजिए। कौन, और इसमें बताना है आपको कौन सही सुमेलित नहीं है। देखो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला है कि बजट सत्र, तो बजट सत्र जो है वो जनवरी के अंत में शुरू होता है और अप्रैल के अंत तक चलता है। सबसे लंबा जो अगर सत्र देखा जाए तो आपका बजट सत्र ही होता है। उसके बाद फिर बोला जा रहा है मानसून सत्र, तो ये जून से अगस्त तक यहाँ पे बताया गया, लेकिन देखो ये आपका गलत हो जाएगा, ये जून से नहीं होता, ये आपका जुलाई से होता है। जुलाई से अगस्त तक जो है आपका मानसून सत्र होता है। फिर अगर बात करें शीतकालीन सत्र की, तो शीतकालीन सत्र जो है नवंबर से दिसंबर तक आपका चलता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मानसून सत्र, वो आपका जुलाई से अगस्त होगा, ना कि जून से अगस्त। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी से रिलेटेड एक पॉलिटी में प्रश्न बनता है कि संसद में दो विभिन्न सत्रों के बीच जो है मैक्सिमम कितने समय का अंतराल हो सकता है, मतलब अधिकतम समय अंतराल जो है वो कितना हो सकता है। तो वो जो है आपका 6 माह से अधिक नहीं होगा, मैक्सिमम जो होगा तो दो सत्र के बीच का जो अंतराल होगा वो आपका 6 महीने होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसका मेंशन किस में है, तो ये आपका जो है आर्टिकल 85 में इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 85 में ये उल्लेख किया गया है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है संसद की विशेष सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार विशेष सत्र बुलाया गया। देखो इस बार भी जो आपका नया संसद भवन जब बना, मतलब ये जब शुरू हुआ तो एक विशेष सत्र बुलाया गया था, तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि अब तक कितनी बार जो है ये विशेष सत्र बुलाया गया। तो ये आपका 9वां बार था, अब तक 9 बार जो है आपका विशेष सत्र बुलाया गया है। और ये बुलाता कौन है, तो प्रधानमंत्री की सलाह से जो है राष्ट्रपति के द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है। और ये आपका जो 9वां विशेष सत्र था वो आपका 18 से 22 सितंबर 2023 तक होता है। 18 सितंबर को क्या होता है, पुरानी संसद भवन में जो भी सांसद है वो वहाँ बैठते हैं, और 19 तारीख को क्या हुआ कि वहाँ से निकल के जो नए संसद भवन में प्रवेश करते हैं, और फिर एक विधेयक पारित होता है, और फिर ये ये सत्र जो है वो समाप्त हो जाता है। तो ये काफ़ी छोटा था और लेकिन काफ़ी जो है इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं। अगला है कि नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम कौन सा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, पूछा जा सकता है कि नए संसद भवन में बनने वाला पहला कानून कौन सा है। तो आप याद रखिएगा कि नए संसद भवन में कौन सा कानून बना है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको दिए हुए, दिल्ली सेवा विधेयक, डिजिटल प्रोटेक्शन बिल, नारी शक्ति बंधन विधेयक, या डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नारी शक्ति बंधन विधेयक। ठीक है, तो ये जो है आपका सबसे पहला कानून बना है, नारी शक्ति बंधन विधेयक, या फिर आप बोल सकते हो कि महिला आरक्षण के ऊपर जो कानून है वो आपका पहला कानून बना है नए संसद भवन में, महिला आरक्षण के ऊपर जो कानून बना। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है कि किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत महिला आरक्षण विधेयक या नारी शक्ति बंधन विधेयक लाया गया। ऑप्शन है 106वां संविधान संशोधन विधेयक, 108वां संविधान संशोधन विधेयक, 126वां या 128वां संविधान संशोधन विधेयक। तो देखो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 128वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है ये आपका महिला आरक्षण विधेयक लाया गया। देखो दो चीज़ें होता है, एक होता है विधेयक और एक होता है अधिनियम। विधेयक क्या होता है, विधेयक तो होता है कि आप कानून बनाने के लिए जो मसौदा लेके आप आते हो, जो आप संसद में पेश करते हो, तो वो आपका होता है विधेयक। ठीक है, वो विधेयक हो गया। लेकिन जब वही विधेयक पारित हो जाता है तो वो पारित होने के बाद क्या होता है, वो अधिनियम का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो विधेयक है वो विधेयक कौन सा है, तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक है, 128 128 संविधान संशोधन विधेयक के तहत जो महिला आरक्षण कानून को लाया गया था। और इसे लाने का काम कौन किया था, तो महिला आरक्षण विधेयक लाने का काम जो विधि मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, उनके द्वारा लोकसभा में ये लाया गया था। हो सकता है आपको एग्जाम में थोड़ा सा उलझाने का प्रयत्न किया जाए कि महिला आरक्षण विधेयक जो है कहाँ लाया गया था, लोकसभा या राज्यसभा में। तो याद रखिएगा लोकसभा में ही लाया गया था और अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा लाया गया। फिर आगे है कि महिला आरक्षण अधिनियम शक्ति या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम की संविधान संशोधन से संबंधित है। तो पारित होने के बाद ये कौन सा अधिनियम जो है वो बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा ही जो है महिला आरक्षण अधिनियम को
कानून का रूप दिया गया या फिर उसे जो है अनुमोदित किया गया। और उसी का जो दूसरा नाम है वो आपका नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में है। तो आप इसे भी जो है याद रखिएगा, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इसी नाम से ये लोकप्रिय है। अब ये चूँकि काफ़ी मतलब एक हिस्टोरिकली है, तो इससे रिलेटेड सारे फैक्ट को आपको जानना चाहिए, इसलिए इससे रिलेटेड जो है काफ़ी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे कि नारी शक्ति अधिनियम जो लोकसभा से कब पारित हुआ, तो वो आपका 20 सितंबर 2023 को पारित हो जाता है। फिर एक कि राज्यसभा में जो है ये कब पारित होता है, तो राज्यसभा में जो है अगले दिन अर्थात आपका 21 सितंबर 2023 को पारित हो जाता है। ठीक है, लोकसभा में पारित हुआ 20 सितंबर को और राज्यसभा में पारित हुआ 21 सितंबर को। वहीं अगर राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति ने इससे अपना अनुमोदन जो है वो 29 सितंबर को दे दिया था। ठीक है, इस विधेयक को अपना अनुमोदन दे दिया था। उसके बाद पूछा जा सकता है कि ये कितने मतों से पास हुआ, तो 454/2 मतलब 454 जो है वोट इसके पक्ष में पड़े और 2 मत जो है इसके विपक्ष में पड़े थे। और विपक्ष में किसने किया था, तो असुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, उसके द्वारा जो है इसका विरोध किया गया था। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, 25%, 33%, 40% या 50%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33%। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जो महिला आरक्षण है वो कितना परसेंट है, 33% जो है आरक्षण दिया गया। कहाँ, तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में। अगला इसी से रिलेटेड है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में, ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है या फिर गलत है। यह संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। यह दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करता है। फिर कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का यह प्रावधान 15 वर्ष के लिए है। महिला आरक्षण का यह प्रावधान नई जनगणना एवं परिसीमन के बाद लागू होगा। या फिर ऑप्शन नंबर ई 1 या 2। तो देखो, और इसमें जो है क्या है कि जो बात की गई थी नारी शक्ति बंधन अधिनियम में, वो बात किया गया था कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा और जो राज्य की विधानसभा है वहाँ पे महिलाओं को जो है वो आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे बात किया जा रहा है संसद में, तो संसद में ये आरक्षण नहीं होगा, क्योंकि जो संसद में 2 चीज़ आ जाता है, एक तो लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ठीक है, ऐसे ही राष्ट्रपति भी आते हैं, लेकिन अगर बात करूँ तो लोकसभा और राज्यसभा आता है। तो राज्यसभा में जो है ये आरक्षण नहीं है। ये किस में है, तो ये आपका सिर्फ लोकसभा में दिया गया है और विधानसभा में दिया गया। तो ऐसे में अगर ये लाइन लिखा हुआ है संसद में महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप इस छोटे से लाइन को जो है मतलब ध्यान में रखिएगा, ये आपका बहुत सारे प्रश्नों को गलत होने से बचा सकता है। ठीक है, आप यहाँ पे भी अगर देखो तो प्रश्न ये पूछा गया था कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्वेश्चन के ऊपर आप गौर कीजिए कि पूछा क्या जा रहा है, लोकसभा एवं राज्य विधानसभा। अब बात आती है कि राज्य विधानसभा में क्या दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पे ये प्रावधान है या नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। ज़्यादातर क्या होता है कि दिल्ली और पुडुचेरी दोनों विधानसभाओं में जो है वो और चीज़ें लागू होती है, लेकिन यहाँ पे जो पुडुचेरी विधानसभा है वहाँ पे महिला आरक्षण लागू नहीं है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जो दिल्ली का विधानसभा है वहाँ पे महिला आरक्षण लागू है, जबकि जो पुडुचेरी विधानसभा है वहाँ पे महिलाओं का आरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। और ये महिला आरक्षण जो है बोला गया कि जो लागू होने के बाद 15 वर्ष के लिए ये आपका रहेगा, 15 वर्ष के लिए लागू रहेगा। अगर फिर ज़रूरत लगता है तो इसे और बढ़ाया जा सकता है। जैसे आपका क्या था कि जो BC OBC का आरक्षण था ये 10 वर्षों के लिए लाया गया था कि 10 वर्ष तक जो है रहेगा, लेकिन इसे बढ़ाते बढ़ाते जो है अभी 2000 कितना तक हो गया, तो 2000 आपका 30 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोला गया कि 15 वर्ष तक के लिए आपका जो है लागू रहेगा, उसके बाद फिर इसे बढ़ाया जा सकता है। आगे बोला जा रहा है महिला आरक्षण का यह प्रावधान जो है वो नई जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा, ये तत्काल से आपका लागू नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा ये पुडुचेरी विधानसभा में लागू नहीं है, ना ही राज्यसभा में ये आपका लागू होता है। ठीक है, अगला है कि एक देश एक चुनाव संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है DY चंद्रचूड़, राजीव कुमार, रामनाथ कोविंद या हरीश साल्वे।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके अध्यक्षता में जो है एक देश एक चुनाव संबंधित पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया, ठीक है, और वो अपना रिकमेंडेशन देंगे कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वहीं अगर बात करें एक देश एक चुनाव की, तो इनका कहना है कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा का इलेक्शन होता है और जो लोकल इलेक्शन होता है, ठीक है, जो लोकल करने का मतलब कि आपका पंचायती चुनाव हो गया या फिर शहर में जो है आपका नगर निगम का चुनाव होता है, नगर पालिका का जो चुनाव होता है, तो उन सभी को जो है वो एक साथ करवाना चाहिए। तो अब इसमें क्या हुआ है कि बोला जा रहा है कि आप पहला काम तो ये करो कि लोकसभा और विधानसभा का इलेक्शन अभी वर्तमान में कराने का, मतलब इसके ऊपर पहले कराने का आप बात करो। लोकल जो इलेक्शन है इसे हम लोग बाद में इंक्लूड करेंगे, तो अभी इसके ऊपर मंथन चल रहा है, अभी काफ़ी कुछ इसमें निकल के सामने आएगा। लेकिन आपको 2-3 फैक्ट याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन बनाया गया है, तो रामनाथ कोविंद को बनाया गया है, एक देश एक चुनाव के ऊपर जो समिति है उसके अध्यक्ष। और ये समिति में कितने सदस्य हैं, तो इसमें 8 सदस्य हैं। आपको जो है वो सदस्य का नाम नहीं पूछा जाएगा, बस यहाँ पे आपको बता दिया गया कि कौन कौन से लोग हैं। जैसे विपक्ष दल के नेता हो गया गुलाम नबी आज़ाद, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं एनके सिंह वो इसमें शामिल है। फिर लोकसभा के पूर्व सचिव सुभाष कश्यप और हरीश साल्वी जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं वो इसमें है, संजय कोठारी ये भी इसमें है। ये सारे जो गणमान्य व्यक्ति इसमें शामिल है, अर्थात टोटल 8 व्यक्ति इसमें शामिल है। अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो रामनाथ कोविंद के द्वारा ये अध्यक्षता की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किससे C295 परिवहन विमान खरीदा है, ठीक है, C295 परिवहन विमान जो है किससे खरीदा है ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग या डॉस एविएशन। तो देखो ये जो आपका C295 परिवहन विमान है ये किससे खरीदा है, तो ये आपका एयरबस डिफेंस एंड स्पेस जो कंपनी है उससे खरीदा है। और ये कहाँ की कंपनी है, तो ये आपका जो है स्पेन से ये आपका खरीदा गया है, यूरोपीय यूनियन का एक कंपनी है उससे ये खरीदा गया है। और ये आपका लाया कहाँ गया, तो ला के जो है इसे हिंडन एयरबेस पर तैनात किया गया है। आपको मालूम होगा कि जब राफेल आया था तो ये पूछा गया था कि राफेल की तैनाती जो है वो कहाँ की गई थी, ठीक है, तो उससे रिलेटेड हो सकता है कि ये भी पूछा जाए कि C295 जो विमान है वो लाया गया तो वो कहाँ तैनात किया गया, तो हिंडन एयरबेस पे ये तैनात किया गया। अब ये काम क्या करेगा, तो देखो इसका मेन पर्पस क्या है, ये है परिवहन विमान, अर्थात जो सैनिक हैं या फिर जो सैन्य सामग्री है उसे जो है ट्रेवल कराने का काम जो है ये करेगा, तो उसके लिए ये लाया गया है। अब इसके बारे में बोला ये जा रहा है कि ये जो आपका C295 विमान है ये 10 टन तक का जो वजन है वो लेके उड़ सकता है, और उसके अलावा 10 टन वजन के साथ साथ इसका जो स्पीड होगा वो आपका क्या होगा, 480 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से जो है ये फ्लाई कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा ये आपका बताया जा रहा है। फिर आगे बोला गया कि भारत जो है कुल ऐसे 16 C29 विमान जो है वो स्पेन से प्राप्त करेगा, जबकि 40 ऐसे विमान का उत्पादन जो है वो बड़ोदरा गुजरात में किया जाएगा। किस कंपनी के द्वारा, तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका जो है इस प्रोजेक्ट का वो खासियत क्या है कि एक तो हम लोग वहाँ से परचेज कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये हमारे इंडिया में जब बनेगा तो इसका जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में भी आ जाएगा। और ये बनेगा कहाँ पे, तो ये बड़ोदरा गुजरात में बनेगा टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा, और 40 ऐसे विमान जो है वो आपके भारत में बनेंगे। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। और ये किसका जगह लेगा, तो एब्रो 748 जो परिवहन विमान था उसका ये स्थान लेगा। आगे की भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत पहली बार चीते को किस नेशनल पार्क में 2022 में छोड़ा गया था। आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रोजेक्ट चीता है, जो चीते को भारत में पुनः जो है स्थापित किया जा रहा है, ठीक है, तो उसका 1 वर्ष पूरा हो गया। पिछली बार क्या हुआ था कि आपका 17 सितंबर क्या है कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो उसी दिन जो है 17 सितंबर 2022 को चीतों को जो है वो छोड़ा गया था। कहाँ पे, तो कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था, कूनो नेशनल पार्क में। और वो जो चीते हैं वो कहाँ से लाए गए थे, तो वो आपका नामीबिया से लाया गया था, नामीबिया से। और उसके बाद फिर दक्षिण अफ्रीका से लाया गया। उसमें फिर क्या हुआ था, कुछ जो चीते थे वो जो है वो डेथ कर गए थे, लेकिन अभी भी जो है ये प्रोजेक्ट चल रहा है और कई सारे चीते अभी भी जिंदा हैं। फिर आगे भी प्रोग्राम है कि जो है और भी चीते लाए जाएंगे। और गांधी सागर जो वन्य जीव अभयारण्य है
वहाँ पे रखा जाएगा। मतलब अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन्हें रखने का प्रोग्राम बनाया गया है। तो ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आपको पूछा जा सकता है कि कुनो नेशनल पार्क में पहला पार्क कौन था जहाँ ये छोड़ा गया था, तो कुनो नेशनल पार्क। और कहाँ से लाया गया था, तो नामीबिया से लाया गया था और 17 सितंबर 2022 को ये छोड़ा गया था। आगे है कि भारतीय वायुसेना का कितने LCA Mark 1A विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से खरीदने की योजना है। देखो LCA क्या हुआ, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A, ये आपका जो नाम है ये आपका तेजस का नाम है। तेजस को जो है वो LCA के नाम से जाना जा रहा है, LCA। तो LCA आपका जो है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, वो तेजस को बोला जा रहा है। और उसी का जो नवीनतम मतलब अपडेटेड आप बोल सकते हो वर्जन, तो मार्क 1A है। तो उसे जो है खरीदने की योजना बनाई है, किससे, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो है ये खरीदा जाएगा। और कितने ऐसे विमान को खरीदने की योजना है, तो ऐसे जो है बोला जा रहा है कि 100 ऐसे विमान खरीदे जाएंगे। और देखो सबसे बड़ी बात है कि ये जो है वो इंडिया का मतलब स्वदेशी एक विमान है तेजस, ठीक है। तो उसी का जो उन्नत संस्करण है उसे जो है खरीदा जाएगा। और इसमें 65% जो सामग्री है वो आपका स्वदेशी है। तो ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। आगे कि भारत किस वर्ष समुद्रयान मत्स्य 6000 को लॉन्च करेगा। देखो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसका जिक्र जो है कई बार नरेंद्र मोदी के द्वारा भी किया गया है। जैसे क्या है कि भारत जो है वो चांद पे पहुंच गया, चंद्रयान हमारा जो है वो सफल हुआ, ठीक है। तो चंद्रयान के बाद क्या है, स्पेस में हम लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया है अब। लेकिन जो ओशियन है, ओशियन के अंदर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी कम है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ओशियन को जो है और एक्सप्लोर करने के लिए भारत समुद्रयान भेज रहा है, समुद्रयान। और उसका नाम क्या रखा गया, तो मत्स्य 6000 जो है उसका नाम रखा गया है। अब इसी में उसका मोटो भी छिपा हुआ है, अर्थात ये जो आपका समुद्रयान के द्वारा ये जो जाएगा वो कितने मीटर तक जाएगा, तो 6000 मीटर की दूरी तक जो है ये आपका जाएगा, गहराई तक ये जाएगा। और ये लॉन्च कब होगा, तो ये लॉन्च होने की बात जो है 2026 में की गई है, 2026 में ये लॉन्च होगा, तो याद रखिएगा। और ये किस मंत्रालय की योजना है, तो ये आपका भू विज्ञान मंत्रालय की योजना है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है कि जो आपका समुद्रयान प्रोजेक्ट है वो किसकी प्रोजेक्ट है, किस मंत्रालय का है, तो ये भू विज्ञान मंत्रालय का है, जिसमें 6000 मीटर तक जो है ये आपका जाएगा। मतलब 6000 जो समुद्रयान है 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा और इसमें 3 व्यक्ति जो है वो शामिल होंगे। और ये करेगा क्या, तो गहरी समुद्र में जो है वो निकिल कोबाल्ट जैसे जो दुर्लभ खनिज है उनकी उपलब्धता की खोज करेगा और भी कई सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करने का काम करेगा। तो याद रखिए 2026 में ये लॉन्च हो रहा है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में भारत के किस स्थल को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये जो है काफ़ी हॉट क्वेश्चन है और ये आपका जो है एग्जाम में आने की पूरी संभावना है, क्योंकि यूनेस्को से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं वो आपका एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अभी हुआ ये है कि पहले तो शांति निकेतन को जो है भारत का 41वां धरोहर के रूप में शामिल किया गया। उसके बाद जो है होलसेल की पवित्र जो मंदिर समूह है उसे भी जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया। और इस तरीके से जो भारत में 42 जो है वो आपका विश्व विरासत सूची हो गया, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि कौन सी 2 स्थल को शामिल किया गया, तो एक शांति निकेतन और दूसरा जो है होलसेल का पवित्र मंदिर समूह। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ए और बी दोनों। तो और ये जो शांति निकेतन है वो कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में है और इसकी जो स्थापना की थी वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। देखते आगे, आप ये देख सकते हैं ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया हुआ आपका शांति निकेतन है, जो कि कहाँ स्थित है, तो बंगाल में स्थित है। आगे होलसेल मंदिर समूह के बारे में बताया गया कि होलसेल मंदिर जो समूह है उसमें कई सारे मंदिर आते हैं। देखो नाम ही बोला जा रहा है मंदिर समूह, तो इसमें जो फेमस है वो आपका बेलूर का मंदिर है, फिर हॉलीवुड का मंदिर है और एक सोमनाथपुर का मंदिर। ये तीनों जो है वो ज़्यादा फेमस है। आप देख सकते हैं इसका आर्किटेक्ट भी जो है वो यूनिक है, ठीक है। मतलब अपने आप में काफ़ी अच्छा जो है इसका बोला जा रहा है और इसी को संरक्षित करने के लिए जो है वो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में इसे शामिल किया गया है, ठीक है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2030 के अंत तक भारत के कितने स्थल
यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल हैं? ऑप्शन है 40, 42, 59 या 57। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 42 जो है आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर जो विश्व विरासत सूची है उसमें शामिल हो गया भारत का विरासत स्थल। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। 42 हो गया अब संख्या। अब उस 42 में भी अगर आप डिवाइड करोगे तो देखोगे 34 जो है वो आपके सांस्कृतिक विरासत स्थल है और 7 जो है वो आपका प्राकृतिक विरासत स्थल है, जबकि 1 जो है वो आपका मिश्रित है। मिश्रित करने का मतलब कि वो नेचुरल भी है और कल्चरल भी है, दोनों जो है चीज़ें उसमें देखने को मिलता है, तो वो आपका मिश्रित स्थल की श्रेणी में आता है। आप नीचे में जो है ये पूरा लिस्ट दिया गया है, आप देख सकते हो ये सारा लिस्ट यहाँ पे दिया गया कौन कौन से जो है वो कल्चरल आपका स्थल है और कौन जो है आपका प्राकृतिक स्थल है और कौन जो है वो आपका मिश्रित स्थल है। मिश्रित स्थल में अगर आप देखोगे तो कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है सिक्किम में स्थित है, वो आपका जो है मिश्रित स्थल में विश्व विरासत सूची में शामिल है। और कब शामिल किया गया? तो 2016 में शामिल किया गया था। ठीक है, आप इस टेबल को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि होता ही है कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में कौन जो है आपका विश्व विरासत यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। तो आप देख सकते हो दिल्ली का लाल किला ये आपका शामिल है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल ये भी आपका शामिल है, भीमबेटका शामिल है, बोध गया का जो मंदिर है वो आपका शामिल है, दार्जिलिंग रेलवे, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, सांची स्तूप, पटाडकल स्थित जो समूह है कर्नाटक का वो बृहदेश्वर मंदिर, एलिफेंटा गुफा, फतेहपुर सीकरी, हम्पी का जो मंदिर है वो खजुराहो, गोवा का चर्च, महाबलीपुरम का जो आपका स्थल है वो सूर्य मंदिर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, एलोरा की गुफा, अजंता की गुफा, ताजमहल, आगरा किला, ये सभी जो है आपका यूनेस्को की सूची में शामिल है। इसके अलावा आपका जंतर मंतर हो गया, राजस्थान के जो राजपूताना शैली है कि 6 किले है वो भी इसमें शामिल है। रानी का बाग को शामिल किया गया था 2014 में। फिर नालंदा का बिहार का जो नालंदा महाविहार है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, वो आपका 2016 में शामिल किया गया। चंडीगढ़ का जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स है वो भी शामिल किया गया है। अहमदाबाद जो है वो भी इसमें शामिल है। फिर मुंबई का विक्टोरियन गोथिक जो शैली है वो हो गया, जयपुर सिटी हो गया, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर जो है वारंगल का वो शामिल है। हड़प्पा कालीन जो धौलावीरा है वो इसमें शामिल हो जाएगा। और अभी जो शामिल किया गया शांति निकेतन और होसल का जो पवित्र मंदिर समूह है तो वो शामिल किया गया। अर्थात अगर आप देखोगे तो सांस्कृतिक में आपको 34 देखने को मिल जाएगा और जो प्राकृतिक है उसमें आपको 7। तो 7 कौन से हैं? तो काजीरंगा हो गया, मानस नेशनल पार्क हो गया, केवला देव हो गया, सुंदरबन है, नंदा देवी, पश्चिमी घाट और नेशनल ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क जो है ये सभी आपका शामिल है नेशनल वाले में। तो इन सारे को आप याद रखिएगा, मतलब एक बार कम से कम जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको जो है इससे रिलेटेड प्रश्न अगर पूछा जाए तो आप गलत ना कर पाए। ठीक है, और अगर देखो तो सबसे पहले अगर शामिल किसे किया गया तो आगरा का किला, ताजमहल ये जो है 1983 में ही शामिल किया गया था। एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं ये 1983 में ही इन सभी को शामिल कर लिया गया था। ठीक है, अब इसे से रिलेटेड एक और फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। बोला ये जा रहा है कि यूनेस्को की जो ये सूची है उसमें जो सर्वाधिक स्थल है, मतलब पहले तो आप देख लो कि टोटल स्थल कितना है जो यूनेस्को में शामिल है। तो 1199 ऐसे स्थल है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। और उसमें अगर पूछा जाए कि कौन सा ऐसा देश है जिसके जो स्थल हैं उन्हें सबसे ज़्यादा जो है वो विश्व विरासत सूची में शामिल है यूनेस्को के, तो वहाँ पे आप देखोगे इटली के जो है 59 ऐसे स्थल है जो कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है 57, फिर जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और भारत भी जो है वो कितना हो गया 42 हो गया। तो ये भी आप सारे फैक्ट को याद रखिए। सबसे ज़्यादा जो है यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कहाँ स्थित है तो वो आपका इटली में स्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इन सभी को जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा संस्थान या विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो शीर्ष स्थान पर है। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये जो आपका सूची जारी किया गया है इसमें भारत के कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है, तो 91 यूनिवर्सिटी जो है या संस्थान इसमें शामिल है। कितने? 91। और इसमें आपका जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है वो टॉप 250 में एकमात्र भारतीय संस्थान है। ठीक है,
ये टॉप 250 में आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है किस देश का है, तो 169 जो है वो यूएसए का है, चाइना का 86 है। और भारत का कितना था, तो भारत का जो है वो 91 था। अर्थात भारत की जो यूनिवर्सिटी की संख्या है वो आपका चाइना से ज़्यादा है, और भारत का जो पोजीशन आता है वो 4th पोजीशन पे भारत आता है 91 यूनिवर्सिटी के साथ। देखते हैं आगे। आगे वही बताया गया है कि पहला जो ये सूची जारी किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग, तो उसमें जो है पहले स्थान पे कौन है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके का जो है ये आपका पहले स्थान पे। उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए का आता है। और इसमें अगर आप देखोगे तो 10 में से जो है 7 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि आपका यूएसए के हैं, और 3 यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जो कि आपका यूके का है। तो यूएसए और यूके कहीं जो है इनमें दबदबा देखने को मिल रहा है। अगला है आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले आपको बता दें कि आपने अभी तक जो भी नेशनल देखा होगा तो आपको ये पता चल गया होगा कि कोई भी टॉपिक जो है वो यहाँ पे छोड़ा नहीं गया है। ठीक है, आप चाहे तो उसे जो है पीडी से मिला के भी देख सकते हैं। आपका 100% यहाँ पे कवर किया गया है, सारे टॉपिक को जो है वो आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे कवर किया गया। आगे है कि भारत ने किस G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी 2023 में की थी। देखो होता ही है, कभी कभी जब आप पढ़ते हो, खुद से पढ़ते हो, तो कुछ चीज़ें जो है वो आपका मिस हो जाता है। ठीक है, आप उसे समझ नहीं पाते और प्रश्न जो है वहाँ से पूछ लिया जाता है। तो जब आप वीडियो को देख लेते हो तो क्या होता है कि वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है क्वेश्चन के फॉर्मेट में, कि अच्छा यहाँ से भी प्रश्न बन सकते थे। तो ये आपके लिए उस एंगल से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे आपने पूरा G20 पढ़ लिया और ये ध्यान नहीं दिया कि G20 का जो है कौन सा सत्र यहाँ पे आयोजित किया गया था, तो एग्जाम में तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि यहाँ 18वां और 19वां कौन सा सत्र भारत में आयोजित हुआ था। तो याद रखिएगा, भारत में जो आयोजित हुआ था वो आपका 18वां सत्र हुआ था। G20 का 18वां जो शिखर सम्मेलन है वो 2023 में भारत में आयोजित हुआ था। ठीक है, अब उसी से रिलेटेड फैक्ट को देख लेते हैं। इसका जो आयोजन है, जो मुख्य आयोजन है वो आपका भारत मंडप में किया गया था, जिसमें जो अलग अलग देश हैं उनके जो है राष्ट्र प्रमुख यहाँ पे आए थे। और इसका जो थीम था वो था वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसका थीम था। और इसमें जो भी देश थे उनके जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी वहाँ के प्रमुख होते हैं वो आए थे। और इसमें कौन नहीं आए थे, तो आप ध्यान रखिएगा, चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग वो नहीं आए थे, और रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। बाकी सारे जो है वो कंट्री के हेड यहाँ पे आए थे। और इसके अलावा कंट्री हेड के अलावा जो है जैसे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियान, फिर यूएन के जो है महासचिव एंटोनियो गुटरेस, WHO के प्रमुख टेड्रोस एडहानम, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगाल जो भारतीय मूल के हैं और यूएसए के हैं। ठीक है, वो भी यहाँ पे आए थे। IMF के प्रबंधक निदेशक क्रिस्टिना जॉर्जीवा वो भी यहाँ पे आई थी। फिर WTO के महानिदेशक नगोजी ओकोजो इवेला, तो वो भी यहाँ पे आए थे। और इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके हेड कौन है, इसलिए इन सभी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया ताकि आप एक बार रिवाइज कर लो। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। आगे पूछा जा रहा है कि G20 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है। पहला, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। यह वैश्विक सकल उत्पाद के 85% भाग का उत्पादन करता है। यह वैश्विक व्यापार का 75% व्यापार को प्रतिनिधित्व करता है, और विश्व की 2/3 जनसंख्या जो है इसमें निवास करती है। ठीक है, अब तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत है, क्योंकि जो G20 होता है उसका ना ही कोई सचिवालय है और ना ही कोई मुख्यालय है। ठीक है, कोई स्थानीय सचिवालय और मुख्यालय नहीं है। जो भी कंट्री इसको हेड करता है उसका जो है सचिवालय उस वर्ष तक वहीं पे होता है। जैसे अभी अगर देखा जाए तो इसका सारा जो सचिवालय का काम है वो इंडिया के द्वारा देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ होता है, G20 का कोई स्थानीय सचिवालय और मुख्यालय नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका कोई मुख्यालय, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है, ये आपका गलत स्टेटमेंट है। अब देखो ये सारा क्या याद रखना ज़रूरी है, तो आपको ये याद रखना ज़रूरी है। अभी हाल में क्या हुआ था कि 69 BPSC का एग्ज़ाम हुआ था, और उस एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि BPSC ने डायरेक्ट पूछ लिया था कि G20 का जो सकल उत्पाद है उसमें कितना % भाग जो है वो वैश्विक सकल उत्पाद का कितना % भाग है, तो वो 85 है, और व्यापार में कितना है तो 75 है, और जनसंख्या में जो है वो 2/3 जनसंख्या जो है वो G20 देशों
में निवास करती है। तो ये सारे फैक्ट जो है वो पूछ लिए जाते हैं। फिर आगे जो है बताया हुआ है कि G20 का गठन जो है मूलतः कब हुआ था, तो 1997 में क्या हुआ, जब एशियन वित्तीय संकट आया था, तब जो है ये विचार किया गया कि हमें कोई ऐसा ग्रुप जो है बनाना चाहिए। तो उसके बाद ही G20 का गठन होता है 1999 में, अर्थात 1999 में इसका गठन होता है। लेकिन उस टाइम क्या होता है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है या फिर जो बैंक के हेड है, जैसे RBI के हेड हो गए, तो जो सेंट्रल बैंक के हेड होते थे वो सिर्फ यहाँ पे मिला करते थे। लेकिन उसके बाद फिर क्या होता है कि 2008 से क्या होने लगा कि जो नेशनल प्रमुख हो गया, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो लोग का जो है यहाँ पे बैठक होना प्रारंभ हो गया था। तो 2008 में जो पहली बैठक हुई थी वो हुआ था वाशिंगटन DC में, और उसी टाइम से ये प्रक्रिया जो है चलती आ रही है। और 2023 में कहाँ हुआ है, तो 2023 में आपका नई दिल्ली, भारत में हुआ है। फिर अगला अगर पूछा जाए 2024 में कहाँ होगा, तो 2024 में जो है वो आपका 19वां, कौन सा 19वां G20 जो है वो आपका रियो द जनेरियो में होगा। ठीक है, तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। 19वां G20 जो सम्मेलन है वो कहाँ पे होने वाला है, तो रियो द जनेरियो में होने वाला है। अगर बात करें G20 देशों की कि G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये सारे जो है जो अभी तक G20 की अध्यक्षता की हैं उनका नाम है। तो वहाँ पे आपको जो है USA दिख जाएगा, मतलब G20 का मेंबर कौन कौन है वो भी हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, कनाडा हो गया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, मैक्सिको, रूस, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद टर्की, चीन, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान, सऊदी अरब, इटली, इंडोनेशिया, भारत, ये सारे मेंबर ने जो अभी तक होस्ट कर लिया है। और कौन होस्ट नहीं किया अगर ये पूछा जाए, तो साउथ अफ्रीका, ये इसका G20 का मेंबर है, वो अभी तक इसको होस्ट नहीं किया है। और इसमें फिर आपको एक और मिल जाएगा, यूरोपीय यूनियन। तो ये सारे 19 देश और एक सदस्य आपका, ये सब मिलके जो है वो G20 का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि और कौन कौन से बातें जो है G20 से रिलेटेड है। पूछा जा रहा है कौन सा कथन G20 2023 से संबंधित है। तो इसमें जो है निर्धन एवं विकासशील देशों में वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चलाने के लिए DPI की मंजूरी प्रदान की गई, अर्थात डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मंजूरी प्रदान की गई। तो ये स्टेटमेंट जो है इससे रिलेटेड सही है। फिर स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की घोषणा की गई, ये भी आपका सही हो जाएगा, ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बनाया जाएगा। फिर G20 के नए सदस्य के रूप में अफ्रीका यूनियन को शामिल किया गया, ये भी आपका सही है, अर्थात सभी स्टेटमेंट जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। अब G20 में एक नए मेंबर ऐड हो गया, और G20 जो है अगले बार से आपको G21 कहलाएगा। ठीक है, अब तो ये आप देख लीजिए, अफ्रीकन यूनियन जो है उसमें 55 देश आते हैं, और जो है वो G20 का मेंबर बन गया है। फिर एक प्रश्न आता है कि G20 में भारत का शेरपा कौन था, तो G20 में जो है भारत के शेरपा अमिताभ कांत थे। आगे कि 19वां जो G20 है 2024 का, उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो अभी हम लोगों ने देखा था कि ब्राज़ील जो है उसकी मेज़बानी करेगा। आगे कि 1 दिसंबर 2023 से G20 की अध्यक्षता औपचारिक रूप से ब्राज़ील के पास आ जाएगी, और ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन है, तो लूला डी सिल्वा हैं। आगे आसियान का 43वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो ये आपका आयोजित हुआ था इंडोनेशिया में। कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के जकार्ता में जो है इसका आयोजन किया गया था, जो आपका आसियान शिखर सम्मेलन है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इससे रिलेटेड भी प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है। और इस सम्मेलन में एक और नया फैक्ट निकल के सामने आया कि आसियान का जो मेंबर है उसमें एक की बढ़ोतरी हुई है। पहले जो है 10 मेंबर थे, अब 11वां सदस्य जो है वो बनाया गया। किसको बनाया गया, तो इसे बनाया गया है तिमोर लेस्ते को। तिमोर लेस्ते एक कंट्री है जिसे कि आसियान का 11वां सदस्य बनाया गया है। और भारत जो है इसका सदस्य नहीं है, आसियान का मेंबर नहीं है, ना ही पाकिस्तान इसका मेंबर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आसियान के मेंबर है वो कौन कौन है, ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। अर्थात इन सभी जो भारत, पाकिस्तान, जापान, ये तीनों जो है इसके आसियान के मेंबर नहीं है। तो आप इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा। और 11वां जो मेंबर बनेगा वो कौन बनेगा, तिमोर लेस्ते बनेगा। तिमोर लेस्ते जो है का मेंबर बनने वाला है। वहीं अगर बात करें इसके राजधानी की, तो तिमोर लेस्ते की राजधानी जो है वो दिल्ली है। दिल्ली जैसे हम लोग जो लिखते हैं वो दिल्ली इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है दिल्ली ये आपका तिमोर की राजधानी है। आगे आसियान दक्षिण पूर्व एशिया
कि 10 देशों का संगठन है और इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो आसियान की स्थापना है वो कौन से घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी, तो ये आपका बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा जो इसका स्थापना हुआ था। और इसका जो मोटो है, आसियान का मोटो है वो है वन विजन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी, ये इसका मोटो है आसियान जो ग्रुप है उसका। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि सितंबर 2023 में भारत ने किस विषय पर विशेष ध्यान केंद्रित करने हेतु आसियान भारत कोष की स्थापना की है। देखो, भारत आसियान का मेंबर नहीं है, लेकिन हर वर्ष जो है वो आसियान के साथ की जो है एक वार्ता होती है। तो इस बार क्या है कि ये जो वार्ता हुई है तो एक विशेष क्षेत्र के ऊपर जो है आसियान भारत कोष की स्थापना की गई है। तो वो कौन सा क्षेत्र है, तो वो आपका है डिजिटल वित्तीय कनेक्टिविटी। ठीक है, डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर जो है वो आसियान भारत फंड की स्थापना की गई है। फिर 18वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भी आपका जो है इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित किया गया था। देखो, आसियान के साथ ही जो है ये आपका आयोजित होता है और इसमें होता ये है कि जो आसियान के मेंबर हैं, ठीक है, वो और 8 अन्य जो कंट्री हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रूस, दक्षिण कोरिया और यूएसए। ये 8 जो मेंबर हैं वो इसमें शामिल होते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में। तो आप याद रखिएगा, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो कहाँ पे किया गया है, तो वो आपका जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। और ये इसका होता ही है कि आसियान के साथ ही जो है इसकी मीटिंग होती है। ठीक है, जब आसियान का मीटिंग होता है उसी के साथ इसका मीटिंग होता है। अगला प्रश्न है, एमरसन मनांगागवा किस देश के राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचित किए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के जो है ये राष्ट्रपति चुने गए और ये इनका जो है वो सेकेंड टेन्योर होगा, दूसरा कार्यकाल होगा। ये 2017 में जब यहाँ पे सैन्य तख्ता पलट हुआ था तब से जो है ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। आगे, भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थर्मन शनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो थर्मन शनमुगरत्नम जो है वो किस देश के चुने गए, तो ये आपके चुने गए हैं सिंगापुर के। ठीक है, सिंगापुर की ये राष्ट्रपति चुने गए। तो याद रखिएगा, सिंगापुर के नए राष्ट्रपति कौन है, थर्मन शनमुगरत्नम, और ये भारतीय मूल के हैं। ये आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। और इन्होंने हराया किसका स्थान लिया, तो इन्होंने हलीमा याकूब का स्थान लिया है। और यहाँ पे जो है इनको जो शपथ दिलाने का काम किया वो भी भारतीय मूल के जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुंदरेश मेनन, उनके द्वारा जो है उन्हें शपथ दिलवाया गया है। तो और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जो शपथ दिलाने वाला है मुख्य न्यायाधीश वो भी इंडियन है और जो शपथ ग्रहण कर रहे हैं वो भी इंडियन नहीं कर रहे हैं। किस देश में आए भूमध्यसागरीय तूफान डेनियल से लगभग 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है वो यहाँ पे ट्रेजेडी आया होगा कि 10,000 लोग जो है वो एक बार में वहाँ पे मर गए। तो ये आपका भूमध्यसागरीय तूफान एक आया था डेनियल, और वो कहाँ पे आया, तो वो आपका है लीबिया में। लीबिया में ये आपका तूफान आया था डेनियल और उसके कारण जो है 10,000 से अधिक लोग मर गए। हुआ ये कि जब ये तूफान आया तो वहाँ पे जो है पोर्ट सिटी डरना जो सिटी है वहाँ पे 2 डैम बने हुए थे, वो दोनों डैम टूट जाते हैं और उन डैम के टूटने के कारण जो है सारा पानी जो है शहर में चला जाता है और ये बड़ी ट्रेजेडी होती है, 10,000 लोग जो है वहाँ पे मर जाते हैं। तो ये आपका जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात करें लीबिया की, तो लीबिया की राजधानी भी याद रखिएगा, तो वो त्रिपोली में है, त्रिपोली। ठीक है, ये आपका लीबिया की राजधानी हो गया। आगे की 30 सितंबर 2023 में किस अफ्रीकी देश में तख्ता पलट की घटना देखी गई। देखो, सितंबर 2023 में जो है एक तख्ता पलट होता है और किस देश में होता है, तो वो आपका गैम्बोन में होता है। गैम्बोन ये देश है कहाँ, अफ्रीका में है। और गैम्बोन का अगर आप लोकेशन देखोगे तो ये जो कांगो गणराज्य है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कांगो गणराज्य के पास ये आपका सटा हुआ है। और गैम्बोन जो है क्या है कि ये अफ्रीका का 8वां सबसे बड़ा जो है तेल उत्पादक देश है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गैम्बोन जो है वो आपका ओपेक का भी मेंबर है। ठीक है, जो तेल उत्पादक समूह है ओपेक, उसका ये मेंबर है। इसके अलावा इससे रिलेटेड और फैक्ट है कि ये पहले जो है वो फ्रांस का जो है ये सेना के द्वारा जो है इस पर अधिकार कर लिया जाता है। गैम्बोन की एक और बड़ी विशेषता ये है कि ये आपका जो है राष्ट्रमंडल का भी मेंबर है।
ठीक है, राष्ट्रमंडल का भी मेंबर है। हालांकि तख्ता पलट के बाद जो है राष्ट्रमंडल की इसकी सदस्यता जो है वो अभी फिलहाल के लिए क्या हुआ है, निलंबित किया गया। लेकिन गैम्बोन के बारे में आप याद रखिएगा कि गैम्बोन जो है वो ओपेक का मेंबर है, पहले फ्रांस के अधीन था, और ये एक जो है अफ्रीका का 8वां बड़ा तेल उत्पादक देश है और राष्ट्रमंडल का भी मेंबर है। वहीं अगर बात करें गैम्बोन की राजधानी की, तो गैम्बोन की राजधानी जो है वो आपका लिवरपिले मिलेगा। ठीक है, लिवरपिले ये इसका जो है राजधानी है, लिवरपिले। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है सितंबर 2023 में नासा के अंतरिक्ष यान ओसिरिस रेक्स ने कहां से चट्टानों के टुकड़ों का सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस लौटा? बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह, बन्नू ग्रह या फिर इटोकोबा क्षुद्र ग्रह? तो देखो इसका सही आंसर आ जाएगा बन्नू क्षुद्र ग्रह। जो बन्नू क्षुद्र ग्रह है उससे जो है सैंपल लेके जो है ओसिरिस रेक्स जो अंतरिक्ष यान था वो वापस पृथ्वी पे लौट आया है। और ये काफ़ी बड़ा जो है एक अचीवमेंट भी है कि क्षुद्र ग्रह पे जाके वहाँ पे से एक सैंपल लेके वापस आना। और आखिर इसी क्षुद्र ग्रह को क्यों चुना गया? तो ऐसी आशंका लगाई जा रही है कि 2001 में नहीं, आपका 2100 के आसपास ये क्या है कि पृथ्वी से इस क्षुद्र ग्रह के टकराने की संभावना है। तो पहले से ही इसका सैंपल वगैरह जो है वो नासा के द्वारा इकट्ठा किया गया है कि इसकी जो मिट्टी की संरचना है वो किस तरीके से है, किस तरीके के यहाँ के चट्टान जो है बने हुए हैं, और ताकि उसको जो है ये लोग इसका दिशा जो है चेंज करने में सफल हो। तो उस पर्पस से जो है इस क्षुद्र ग्रह का सैंपल जो है नासा के द्वारा इकट्ठा किया गया है। वहीं अगर बात करें तो इसके पहले भी जो है क्षुद्र ग्रह से जो सैंपल लेने का काम है वो किया जा चुका है। वो जापान के द्वारा किया गया था। जापान की हायाबुसा 1 जो है उसने इटोकोबा जो क्षुद्र ग्रह है उससे 2010 में सैंपल लेकर वापस धरती पे आया था। लेकिन ये नासा के लिए पहला है, नासा जो है पहली बार किसी क्षुद्र ग्रह से सैंपल को लेके वापस पृथ्वी पर लाया है। ठीक है, एक और फैक्ट है वो भी आप ध्यान रखिएगा कि इस बार का जो यूएनओ का 78वां सत्र जो हो रहा था उसमें जो संबोधन किया है वो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जो है इसे संबोधित किया गया। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए। कई बार होता है कि पूछ लिया जाता है किसने संबोधित किया, तो नाम आ जाएगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ऐसा कुछ, तो याद रखिएगा वो डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा जो है इस बार का सत्र को संबोधित किया गया, यूएनए के सत्र को। आगे जो है वो आपका आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य है, उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया। बोला जा रहा है भारत में कुल विदेशी ऋण में किस मुद्रा में सर्वाधिक विदेशी ऋण है? देखो सिंपल ये पूछा जा रहा है कि भारत के ऊपर जितने भी लोन है उसमें कौन सी ऐसी करेंसी है जिसकी मात्रा जो है वो सर्वाधिक है, कौन सी ऐसी फॉरेन करेंसी है? ऑप्शन है डॉलर, रुपया, येन या यूरो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डॉलर। डॉलर की जो मात्रा है वो आपका विदेशी जो ऋण है उसमें सर्वाधिक देखने को मिलेगी। मतलब हम लोगों ने जो लोन लिया है वो डॉलर में जो है सबसे ज़्यादा लिया है। 54.4% जो है मात्रा वो हमारे लोन का डॉलर में देखने को मिलेगा। वहीं रुपये में अगर बात करें तो 30.4% जो है वो आपका लोन रुपये में है। और एफडीआर में जो है 5.9 है। एफडीआर क्या होता है? तो ये आईएमएफ के पास रखा हुआ होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोलते हैं। येन में जो है 5.7 और यूरो में जो है 3.0% लोन का हिस्सा है। ठीक है, देखो होता ही है कि समय समय पे हर 3 महीने पे ये आपका चेंज होते रहेगा कि भारत के ऊपर अभी कितना लोन है। तो ये आपका जून 2023 तक का डेटा है, और फिर कुछ महीने बाद जो है नया डेटा आ जाएगा। तो ये आपका ज़्यादातर एग्जाम में पूछा नहीं जाता। आपको जो बेसिक है वो आपको पूछा जा सकता है कि कौन कौन किस मुद्रा में जो है वो आपका लोन ज़्यादा है। ऐसे आप चाहे तो देख सकते हैं कि भारत पे जो भी विदेशी ऋण है, ठीक है, जितने भी विदेशी ऋण है उसमें अगर देखा जाए तो दीर्घकालिक ऋण का जो हिस्सा है वो आपका 80.4% है, और जो अल्पकालिक ऋण है वो कितना है? तो वो आपका जो 19.6% है। और अगर हम लोग बात करें कि भारत पे ये जो लोन है वो हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है, तो वो हमारे जीडीपी का 18.6% है। देखो इन सारे फैक्ट को आप मेंस में अगर आप लिख रहे हो तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हो। ऐसे प्री में जो है ये आपका कम आता है। हालांकि जैसे कुछ स्पेशल हो गया, वर्ष के अंत में हो गया, या फिर बजट के टाइम में आ गया, तो वहाँ पे पूछ लिया जाता है कि हाँ इस टाइम तक कितना जो है भारत पे लोन है। या फिर जो बैंक में है वहाँ पे भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि जून 2023 तक जो है भारत
के ऊपर जीडीपी का कितना परसेंट लोन है, तो 18.6% जो है वो लोन है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है सितंबर 2023 में किस विमानन कंपनी को एयर इंडिया में विलय कर दिया गया। गो फर्स्ट, एयर एशिया, विस्तारा या इंडिगो। तो सही आंसर हो जाएगा विस्तारा। विस्तारा जो विमानन कंपनी है उसे एयर इंडिया में जो है विलय कर दिया गया है। और विस्तारा क्या थी, तो विस्तारा जो है वो टाटा सन्स और सिंगापुर जो एयरलाइंस है उन दोनों का संयुक्त उपक्रम था, जिसमें टाटा का जो परसेंटेज था वो 51% था, मतलब जो ज़्यादा हिस्सेदारी थी वो टाटा की थी, और फिर जो 49% हिस्सेदारी थी वो आपका सिंगापुर का था। और अभी क्या हुआ है कि अभी जो है जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है CCI है, तो उसके द्वारा इस विलय को मंजूरी प्रदान कर दी गई है, इसलिए आपका चर्चा में है। ठीक है, आगे के हाल ही में चर्चा में IMEC क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा IMEC क्या है, इंडियन मेरीटाइम इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडियन मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर या इंडियन ओशियन मैरीटाइम एक्सरसाइज कॉरिडोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। देखो IMEC जो है काफ़ी चर्चा में है। जब G20 सम्मेलन हो रहा था तो उस टाइम बात ये किया गया कि हम लोग जो है इंडिया को यूरोप से कैसे जोड़े, तो उसके ऊपर जो है एक कॉरिडोर बनाने की बात की गई। और ये कॉरिडोर होगा क्या, तो ये आपका जो है इंडिया से चलेगा और मिडिल ईस्ट होते हुए यूरोप जाएगा। अगर आप इसके रूट को देखो तो भारत से जो ये शिपिंग रूट के माध्यम से जो एशियन कंट्री है मिडिल ईस्ट है उसको जोड़ने का काम करेगा। फिर मिडिल ईस्ट से जो है ये रोड और रेल नेटवर्क के द्वारा ये यूरोप को कनेक्ट करने का काम करेगा। तो ये आपका प्रोजेक्ट है। और इस परियोजना में कौन कौन शामिल है, तो इंडिया तो है ही, इसके अलावा USA, जिसका कि अगर आप देखोगे तो लोकेशन में आपको नहीं दिखेगा, लेकिन ये भी आपका शामिल है। फिर इजराइल, सऊदी अरब, UAE, इटली, जर्मनी, ये और यूरोपीय यूनियन, ये सारे जो है इसमें आपका शामिल है। अब देखो, अब हुआ ये है कि इजराइल के ऊपर जो है हमास का अटैक हो गया, तो वैसे में जो मतलब आपका जो मिडिल ईस्ट कंट्री है वो जो है इजराइल से अब नाखुश हो गया है। तो इसलिए बोला जा रहा है कि जो IMEC प्रोजेक्ट है वो अब जो है वो लगभग डेड हो चुका है, लगभग मर चुका है। देखो होगा ये कि ये थोड़ा सा जो है ठंडे बस्ते में चला जाएगा, और फिर जब रिलेशन ठीक होगा तो वापस से जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम के लिए ये पूछा जा सकता है कि IMEC क्या है। आगे की सुनार, लोहार, बढ़ई जैसे पारंपरिक कारीगरों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये शुरू किया विश्वकर्मा पूजा के दिन। विश्वकर्मा पूजा कब होता है, तो 17 सितंबर को जो है वो मनाया जाता है, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, तो उसी दिन जो है विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है। तो आप इस तरीके से जो है आप इसे याद रख सकते हैं। और इसका जो उल्लेख है वो बजट में ही किया गया था, बजट जो 2023-24 है उसमें इसका उल्लेख किया गया था। इस योजना के बारे में क्या है कि इसमें जो 18 ट्रेंड्स है उसके जो कारीगर है उनको जो है इसका लाभ मिलेगा। अब 18 ट्रेंड्स कौन कौन हो गया, तो जैसे आप देखें जो आपका लोहार, सुनार, बढ़ई, या फिर जो है जो खिलौना बनाने का काम कर रहा है, झाड़ू बनाने का काम कर रहा है, गुड़िया बनाने का काम कर रहे हैं, तो उन सभी को भी जो है इसमें लाया गया। जैसे ताला का निर्माण करने वाला, जो छोटे छोटे जो मतलब उद्योग टाइप के जो घरेलू में हो जाता है, उन सारे को जो है इस विश्वकर्मा योजना में शामिल करने का प्रयास किया गया है। यहाँ तक कि मछली पकड़ने की जो जाल बनाने वाला है उसे भी शामिल किया गया है। कपड़ा जो धोने वाले लोग हैं उन लोगों को भी जो है यहाँ पे शामिल किया गया है। जो माली हैं उन्हें भी यहाँ पे शामिल किया गया। तो ऐसे 18 जो ट्रेंड्स हैं उन कारीगरों को जो है यहाँ पे शामिल किया गया। और उनको लाभ क्या होगा, तो उन्हें जो है गवर्नमेंट के थ्रू जो है 3 लाख रुपये तक का लोन दिया जा सकता है। और इस लोन पे जो ब्याज दर है वो भी कम रखा गया, मात्र 5% का ब्याज दर रखा गया है। साथ ही गवर्नमेंट का प्लान ये है कि इन लोगों को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाए, और साथ ही इनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए जो है इन्हें टूल किट दिया जाए, इनका प्रोडक्ट कैसे तैयार करना है इसकी जो है इन्हें ट्रेनिंग दी जाए, इनकी जो प्रोडक्ट है उसका क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो, ब्रांडिंग हो, विज्ञापन हो, ये सारा काम जो है वो गवर्नमेंट चाह रही है कि वो इन लोगों का हेल्प करे। किस योजना के अंतर्गत, तो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई, 17 सितंबर को। और किसने ट्रेंड शामिल है, तो 18। और कितना लोन दिया जाएगा, तो 3 लाख रुपये का लोन दिया जाएगा। कुछ और योजनाएं हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो उसकी शुरुआत
कब हुई थी? तो 1 मई 2016 को हुआ था, बलिया उत्तर प्रदेश में की गई थी। और इससे रिलेटेड प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है? तो ये आपका चलाया जाता है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। आगे के प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही अर्थात पीएम दक्ष योजना ये भी शुरू किया गया था। तो ये किसके लिए किया गया? तो एससी हो गए, ओबीसी हो गए, ईबीसी हो गए, या घुमंतु या अर्ध घुमंतु जो जनजाति हैं, या कचरा बीनने वाले जो लोग हैं, सफाई कर्मी हैं, तो उन लोगों की आजीविका को जो है प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। 2020-21 में ही ये आपका योजना शुरू किया गया था। तो आपको इस योजना के बारे में भी मालूम होना चाहिए। यहाँ जो दक्ष है उसका ये एक एक्रोनेम है जिसका मतलब होता है दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही। उसी को जो है पीएम दक्ष के नाम से जाना जा रहा है। और ये किस मंत्रालय के द्वारा है? तो ये आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा संचालित है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा कि कौन सा जो योजना किस मंत्रालय के द्वारा संचालित हो रहा है। ठीक है, अब बात है कि आखिर ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये चर्चा में क्यों था? तो हुआ ये है कि जो गैस सब्सिडी है वो जो है वो 400 रुपये तक प्रति सिलेंडर जो है वो कम कर दिया गया है जो उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं उनके लिए। हालांकि ये आपको पूछा नहीं जाएगा कितना रुपया कम किया, बस आप बेसिक याद रखो कि ये योजना शुरू कब किया गया था। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 देशों में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 40, 46, 50 या 81। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 40। जो इस बार इंडिया को रैंक दिया गया है वो कितना दिया गया है? वो 40वां स्थान दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेंशन है 2023 में जो भारत का रैंक है वो कितना है? वो 40 है। और इसके पहले भी जो है 40वां ही स्थान था। लेकिन अगर आप देखोगे 2015 में रैंक तो वो आपका 81 था, और 2015 से 2023 तक में जो है इसमें कितने की वृद्धि हो गई है? तो ये 41 अंकों का ये जो है छलांग लगाया है। वही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है कि 2015 से 2023 तक, ठीक है, के दौरान जो नवाचार के क्षेत्र में 41 अंकों की छलांग लगाई है। 2015 में कितना रैंक था? तो 81 था। और देखो इसमें होता ही है कि 1 से 100 तक जो है वो पॉइंट दिए जाते हैं, और भारत को जो पॉइंट दिए गए सूचकांक में दिया गया वो 38.1 इसमें दिया गया है। और अगर पूछा जाए कि ये जारी कौन करता है, ये भी पूछा जाता है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये कौन जारी करता है? तो ये जारी किया जाता है WIPO के द्वारा, अर्थात वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा जो है ये जारी किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे इसमें बताया गया है कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 है इसमें कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पे है? तो आपको स्विट्जरलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पे देखने को मिलेगा। उसके बाद स्वीडन और USA का नंबर आता है। वहीं अगर बात करें सबसे निचला देश कौन सा है, तो वो आप अगर देखोगे तो अंगोला जो है आपको सबसे निचले स्थान पे देखने को मिलेगा। और अंगोला के बाद जो है नाइजर और बुरुंडी, ये 3 जो है वो टॉप 3 बॉटम के हैं, मतलब टॉप बॉटम कंट्री है जो कि आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में सबसे निचले स्थान पे है। वहीं अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो चीन जो है वो 12वें स्थान पे आता है, भारत जो है 40वें पे है, पाकिस्तान जो है वो 88 और श्रीलंका 90, बांग्लादेश 105 और नेपाल जो है 108 पे है। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन अर्थात ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत किस देश में की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। देखो जब G20 हो रहा था तो G20 के टाइम में ही क्या है कि ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस की शुरुआत की गई, अर्थात GBA की शुरुआत की गई। आपको इसका एक्रोनिम भी पूछा जा सकता है कि GBA क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो GBA हो गया आपका ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस, उसकी शुरुआत जो है की गई है। आपको याद होगा कि भारत के द्वारा जो है वो एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस की भी शुरुआत की गई थी। तो अब भारत वो कंट्री नहीं रहा जो कि दूसरे के द्वारा बनाए गए संगठन में सिर्फ एंट्री लेता है, बल्कि अब ये नए नए संगठनों को भी जो है फॉर्म कर रहा है और उससे जो है बाकी के जो देश है उसको जोड़ने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा GBA की शुरुआत जो है वो कहाँ की गई? तो भारत के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें बोला ये गया कि बायोफ्यूल्स अलायंस के जो भी मेंबर हैं वो प्रयास करेंगे कि पेट्रोल में एथनॉल के जो मिश्रण का लिमिट है उसे बढ़ा के जो है 20% तक करने की बात की गई है। ठीक है, और भारत भी इसके लिए लक्ष्य रखा है कि हम लोग भी जो है 20% इसमें एथनॉल को मिलाएंगे, पेट्रोल में एथनॉल को मिलाएंगे।
और इसे एक विशेष नाम दिया जाता है, उस बोला जाता है एथनॉल ब्लेंडिंग। तो वो जो है करने की बात की गई है यहाँ पे। वहीं अगर आप देखोगे बायोफ्यूल्स गठबंधन में कौन कौन से देश शामिल है, तो इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, अमेरिका, इटली, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस। फिलहाल इतने सारे देश जो है इस से जुड़े हुए हैं। आगे के सितंबर 2023 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की दृष्टि से 165 देशों में भारत का स्थान क्या है, तो इसमें इंडिया को जो रैंक किया गया है वो किया गया है 87, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक है उसमें जो है 165 देशों में इंडिया का स्थान कितना है, तो 87 जो है वो है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। वहीं जो है इसमें शीर्ष स्थान पे कौन है, तो सिंगापुर जो है इसमें शीर्ष स्थान पे, और सबसे निचला स्थान किसका है, तो वेनेजुएला का जो है सबसे निचला स्थान है। और ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है जारी कौन करता है, तो ये कनाडा का एक थिंक टैंक है, फ्रेजर इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे वंदे भारत सबसे पहले कब चलाई गई थी, फरवरी 2019, अप्रैल 2019, अक्टूबर 2019 या मार्च 2020। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2019। पहली बार जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलाई गई थी वो आपका 15 फरवरी 2019 को चलाया गया था। कहाँ से कहाँ, तो दिल्ली से वाराणसी के बीच ये चलाई गई थी। और अभी क्या हुआ है कि सितंबर 2023 में जो है एक ही दिन में 9 रूट मार्गों पर जो है वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाया गया। तो आपको ये तो नहीं पूछेगा कि कितने मार्गों पर चलाया गया, बस आपको ये जानना चाहिए कि पहली बार इसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से कहाँ जो है पहली बार चला था। तो दिल्ली और वाराणसी के बीच ये पहली बार चलाई गई थी। आगे की फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट FTII का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेखर कपूर। शेखर कपूर को जो है FTII का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अच्छा, उसके पहले आपको एक चीज़ और बता दें, इकोनॉमिक्स में क्या है कि कई सारे आपको जो है वो इंडिया के ऊपर आ जाएगा कि हाँ इंडिया का जो है इतना % ग्रोथ रेट होने वाला है 2023 में, 2024 में। और ये क्या है, मतलब जब भी कोई बड़ा इवेंट हुआ या कुछ भी हुआ तो उसके बाद ये अप डाउन होते रहता है। तो ये आपको उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो आपको याद रखने की ज़रूरत होता है वो होता है बजट का। ठीक है, बजट में कितना बोला गया, फिर आर्थिक सर्वे में कितना बोला गया, और उस टाइम जो है जो वर्ल्ड बैंक वगैरह बोलता है तो वो याद रखना है। हर कुछ समय के बाद क्या होता है कि वर्ल्ड बैंक, IMF या OECD ये सारे जो है वो कुछ ही महीनों में चेंज करते रहते हैं। तो वैसे में अब उनको जो है आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आप मेनली जो है वो भारत सरकार का जो है या बजट का या फिर जो स्टार्टिंग में आता है आप बस वो याद रखो। ठीक है, देखते हैं आगे। तो यहाँ पे पूछा गया था कि FTII का चेयरमैन जो है किसे नियुक्त किया गया, तो सॉरी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आर माघवन। जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आर माघवन को जो है वो फिल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का चेयरमैन बनाया गया है। अब ये आर माघवन है कौन, तो आर माघवन जो है रॉकेटरी जो मूवी थी उसके डायरेक्टर भी है और हीरो भी है। और आर माघवन को ही जो है जो रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट है इस मूवी के निर्देशन के लिए 69th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो आप ये सारे फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। आगे है कि ICICI बैंक का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है संदीप बख्शी, शशिधर जगदीशन, अशोक बांगले या संतोष झा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संदीप बख्शी। संदीप बख्शी को जो है वो ICICI बैंक का MD और CEO बनाया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें शशिधर जगदीशन की तो इन्हें जो है वो HDFC जो बैंक है उसका मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO नियुक्त किया गया है। संतोष झा कौन है, संतोष झा जो है वो श्रीलंका में इंडिया के राजदूत बनाए गए हैं। कहाँ, श्रीलंका में। और अशोक बागले कौन है, तो अशोक बागले जो है ये ऑस्ट्रेलिया में भारत के नए उच्चायुक्त बनाए गए हैं। कहाँ बनाए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में बनाए गए हैं। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन जो है श्रीलंका में भारत के नए राजदूत हैं या ऑस्ट्रेलिया में नए उच्चायुक्त हैं, और खासकर जब वो कोई चर्चा में रहता है तब पूछा जाता है। आगे कि निम्नलिखित में कौन RBI के डिप्टी गवर्नर हैं, माइकल देव पात्रा, T रविशंकर, J स्वामीनाथन, M राजेश्वर राव या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि M राजेश्वर राव को जो है 1 वर्ष के लिए इनका जो टेन्योर था उसमें वृद्धि कर दी गई है। ठीक है, तो इसलिए ये चर्चा में है। तो याद रखिएगा होता ही है कि RBI में जो है RBI में एक आपका गवर्नर हो गया। ठीक है, एक गवर्नर हो गया और 4 जो है आपके डिप्टी गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर।
तो उन 4 डिप्टी गवर्नर से रिलेटेड प्रश्न जो है पूछ लिया जाता है, और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि कौन जो है डिप्टी गवर्नर है, खासकर बैंक के इंटरव्यू में। तो याद रखिएगा, माइकल देव पात्रा, टी रविशंकर, जे स्वामीनाथन और एम राजेश्वर राव, ये भी वर्तमान में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। पूछा जा रहा है मीडिया जगत के ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेंस के नए चेयरमैन कौन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीनिवासन के स्वामी। उन्हें जो है मीडिया जगत का जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेंस है उसके नए चेयरमैन बनाए गए हैं। और इन्होंने स्थान किसका लिया, तो इन्होंने जो प्रताप जी पवार है उनका स्थान लिया है। प्रताप जी पवार का स्थान श्रीनिवासन के स्वामी ने लिया है। आगे पूछा जा रहा है, संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार कितने वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को प्रदान किया जाता है, 70, 65, 75 या 60 वर्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 वर्ष। 75 वर्ष से ऊपर के वैसे कलाकार जिन्हें आज तक कोई भी जो है वो पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है, उन्हें जो है संगीत नाटक अकेडमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और इस बार जो है वो 2023 में कितने कलाकारों को इसे सम्मानित किया गया, तो 84 ऐसे कलाकार हैं जिन्हें जो है यह सम्मान प्रदान किया गया है। आगे के राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा कुल कितने शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75 टीचर को जो है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पे उन्हें सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा। और इसमें होता है क्या है कि एक प्रशस्ति पत्र, रजत पदक और 50,000 रुपये का नगद राशि दी जाती है। आगे की वर्ष 2023 का नॉर्मन ई बॉरलॉग पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, स्वाति नायक, वर्गीज कुरियन, एम एस स्वामीनाथन या जगदीश चंद्रशेखर। तो सही आंसर हो जाएगा स्वाति नायक को जो है 2023 का नॉर्मन ई बॉरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये है क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय जो चावल अनुसंधान संस्थान है उसमें जो है भारतीय वैज्ञानिक स्वाति नायक जो है वो अभी कार्यरत हैं, और इन्हें ये जो अवार्ड दिया गया है वो फील्ड अनुसंधान के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नॉर्मन ई बॉरलॉग प्राइज जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्वाति नायक को दिया गया है। आगे सितंबर 2023 में अमेरिका की ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने आरबीआई के किस गवर्नर को A+ सर्वोच्च रेटिंग प्रदान की है। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, शक्तिकांत दास या उर्जित पटेल। उर्जित पटेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शक्तिकांत दास को जो है यूएसए की जो ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका है उसके द्वारा A+ की सर्वोच्च रेटिंग प्रदान की गई है, और ये रेटिंग पाने वाली ये तीसरे जो है वो गवर्नर है। ठीक है, ये थर्ड ऐसे गवर्नर हैं जिन्हें की आपका रेटिंग दिया गया है। एक्चुअली में क्या है कि ग्लोबल जो पत्रिका है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका, ये A से लेके AF तक रेटिंग प्रदान करती है, और इन्हें जो रेटिंग दिया गया है वो दिया गया है A+। ठीक है, तो शक्तिकांत दास को दिया गया। देखते हैं आगे। पूछा जा रहा है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, डॉक्टर रवि कन्नन, अमिताभ बच्चन या कैलाश सत्यार्थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रवि कन्नन। डॉक्टर रवि कन्नन को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, और ये एक भारतीय है। एक्चुअल में क्या है कि 4 लोगों को जो है इस बार प्राइज़ दिया गया। ठीक है, 4 व्यक्तियों को दिया गया, उसमें एक आपका रवि कन्नन जो है वो हैं, और ये हैं क्या, तो ये जो है कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और असम में स्थित जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ये कार्यरत हैं। वहीं अगर बात करें तो बाकी जो 3 मेंबर हैं, तो उसमें आप एक का अगर देखोगे तो तिमोर लेस्ते, ठीक है, तिमोर लेस्ते के हैं। आपको याद होगा अभी हम लोगों ने थोड़ा देर पहले देखा था कि आसियान का जो 11वां मेंबर है वो तिमोर लेस्ते बनेगा, और उसी देश के हैं यूगोनो लेमोस। उन्हें जो है इस बार का रेमन मैग्सेसे प्राइज़ दिया जाएगा। इसके अलावा मरियम कोरोनो फेरर, इन्हें भी जो है ये प्राइज़ दिया जाएगा, और कोर्बी रक्षण जो है उन्हें भी ये दिया जाएगा, कोर्बी रक्षण। और ये कहाँ के, तो ये आपका बांग्लादेश के, अर्थात एक बांग्लादेश, एक फिलीपींस, एक तिमोर लेस्ते और एक इंडियन, ये 4 लोगों को जो है ये दिया जा रहा है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और ये देता कौन है, तो ये आपका जो है फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, फिलीपींस के द्वारा ये दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि इसे जो है एशिया का नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो है याद रखिएगा। और इस बार जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार पाने वाले रेमन मैग्सेसे, या फिर कहे जाने वाले रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है वो पाने वाले जो रवि कन्नन हैं,
रवि कन्नन ये 59वां भारतीय बन गया। ठीक, और एक और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखिए कि यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो वो विनोबा भावे थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो विनोबा भावे थे। उन्हें 1958 में ही ये प्राइज़ दिया गया था। और भी कुछ फेमस जो इंडियन है उनको देख लेते हैं किन्हीं किन्हीं ये दिया गया है। जैसे मदर टेरेसा हो गए, उन्हें 1962 में दिया गया। वर्गीज कुरियन को 1963 में दिया गया था। जयप्रकाश नारायण को भी दिया जा चुका है। एम एस स्वामीनाथन को दिया जा चुका है। और एम एस स्वामीनाथन की हाल फिलहाल में मृत्यु हुई है, तो उनसे रिलेटेड भी फैक्ट को याद रखिएगा। फिर एम एस सुभालक्ष्मी हो गई। इसके अलावा आप देखोगे तो किरण बेदी हैं, उन्हें दिया गया। टी एन शेषन जो चुनाव आयुक्त थे उन्हें दिया गया है। अरविंद केजरीवाल को 2006 में दिया गया। उसके बाद भारत बतवानी को 2018 में, सोनम वांगचुक को 2018 में दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो अगर ये अवार्ड मिला तो ये फिलीपींस के लोगों को मिला 65 बार, और इंडियन को जो है 59 टाइम्स ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे कि भारत सरकार के द्वारा घोषित किए गए नए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों में कौन शामिल नहीं है। देखो हुआ ये है कि भारत सरकार के द्वारा कुछ नए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार घोषित किए गए हैं, तो पूछा जा रहा है इसमें कौन शामिल नहीं है। विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान विभूषण, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर या विज्ञान टीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विज्ञान विभूषण। विज्ञान विभूषण नाम का कोई जो है नया अवार्ड जारी नहीं किया गया। जो जारी किया गया है वो है विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। इसमें आपका जो विज्ञान रत्न है और विज्ञान श्री है ये जो इंडिविजुअल रूप में दिया जाएगा, जबकि जो विज्ञान युवा है ये 45 साल से कम के युवा जो है उन्हें दिया जाएगा। जो विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करें उन्हें विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक, और इसके अलावा एक टीम प्राइज़ भी रखा गया है, विज्ञान टीम, तो उसके लिए भी ये प्राइज़ दिया जाएगा। अर्थात 4 प्राइज़ की घोषणा जो है वो की गई है। अब है इसके बारे में और डिटेल दिया गया कि ये सारे जो प्राइज़ हैं इनकी जो घोषणा की जाएगी वो 11 मई को किया जाएगा। और उस दिन मनाया क्या जाता है, तो नेशनल जो है प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और उस दिन घोषित किया जाएगा कि किसे किसे मिलने वाला है। जबकि जो पुरस्कारों का वितरण होगा वो 23 अगस्त को होगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पे। और ये मालूम है ये अभी हाल फिलहाल में ही जो है अंतर्राष्ट्रीय नहीं नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया था, जब भारत जो है वो चंद्रयान 3 मून पे लैंड किया था 23 अगस्त को। ठीक है, तो उसी की याद में जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष जो दिवस है उसी दिन ये प्राइज़ दिए जाएंगे। आगे पूछा जा रहा है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यह विज्ञान के साथ विभिन्न शाखाओं में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, ये सही है। यह CSIR के द्वारा दिया जाता है, ये भी सही है। विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद जो है वो यह पुरस्कार देता है। इसके तहत 5-5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है, ये भी सही है। अर्थात तीनों कथन जो है इसके बारे में सही है। और इस बार जो है जो 2022 का प्राइज़ दिया गया है उसमें 12 वैज्ञानिकों को जो है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो इसमें क्या होता है कि 6 कैटेगरी है और 6 कैटेगरी में अलग अलग लोगों को मिलता है, तो आपको जब इंडिविजुअल नहीं पूछा जाएगा, जब तक कि कोई बड़ा जो है सेलिब्रिटी या कुछ वैसे लोग नहीं हो तब तक आपको नहीं पूछा जाएगा। बस इतना पूछा जाएगा कितने लोगों को दिया गया शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो 12 वैज्ञानिकों को दिया गया। आगे है कि 53rd दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा वहीदा रहमान। वहीदा रहमान को जो है 53rd दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया है। और ये दिया कब गया है, तो 2023 में दिया गया, लेकिन ये जो अवार्ड है वो आपका 2021 का ही है। 53 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया, वहीदा रहमान को दिया गया। और इन्हें जो दिया गया सिनेमा जगत में इनका जो सर्वोच्च योगदान है उसके लिए ये सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। इसके तहत 10 लाख रुपये की राशि दी जाती है, साथ ही एक स्वर्ण कमल दिया जाता है। वहीं अगर बात करें वहीदा रहमान की प्रमुख मूवी की, तो उनमें आपको प्यासा मिल जाएगा, कागज़ के फूल, चौदहवीं की चांदनी, ये सारे जो है उनकी प्रमुख फिल्में हैं। वहीदा रहमान को पहले भी जो है प्राइज से नवाजा गया, जैसे 1972 में पद्मश्री से नवाजा गया, फिर अभी पद्म भूषण से नवाजा गया 2011 में। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखें। और ये भी याद रखें कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1969 में किया गया था, दादा साहेब के जन्म के शताब्दी वर्ष पे। ठीक है, 1969 में।
और यहाँ पे और बताया हुआ है कि वहीदा रहमान जो है यह पुरस्कार पाने वाली 53rd बन गई है। और महिला में अगर देखा जाए तो 8वीं ऐसी महिला बन चुकी है जिन्हें कि ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। उसके पहले अगर आप देखोगे तो जो श्रीमती देवी की रानी है उन्हें ये दिया गया था 1969 का जो पहला प्राइज है वो दिया गया था। इसके अलावा लता मंगेशकर को मिल चुका है, आशा भोसले को मिल चुका है, आशा पारेख को मिल चुका है। तो ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट है जिन्हें कि मिला हुआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए भारत की आधिकारिक फिल्म कौन सी है? इसका सही आंसर है 2018 एवरीवन इज ए हीरो। देखो 2018 में केरल में क्या हुआ था कि बाढ़ आया था, तो उसी के ऊपर जो है मलयालम का एक मूवी है, मलयालम फिल्म है 2018 एवरीवन इज ए हीरो, तो उसी जो है भारत की ओर से ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। और यह मूवी 2018 में वही बताया कि जो बाढ़ आया था उसके ऊपर है, और इसके जो डायरेक्टर है वो है एंथनी जोसेफ। आगे भारतीय हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का 98 ईयर में निधन हो गया। उनके संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला कि इनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया था, ये सही है। 1987 में पहले विश्व खाद्य पुरस्कार इन्हें सम्मानित किया गया, ये भी सही है। अब समझ लो पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया, तो ये आपको प्रश्न हर हाल में बनता है कि पहले विश्व खाद्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो वो एम एस स्वामीनाथन को सम्मानित किया गया था। और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सारे प्राइज दिए गए थे। क्यों? क्योंकि ये जो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 1950 के दशक में जो है भारत में हरित क्रांति को लाने का जो कार्य है वो एम एस स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब उन्हीं से रिलेटेड कुछ और फैक्ट है वो भी जान लेते हैं। जैसे एम एस स्वामीनाथन का जन्म जो है वो 1925 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। और इनका जो पूरा नाम है वो है मुकुंददा सुब्रमण्यम स्वामीनाथन। तो ये आपको पूछा जा सकता है कि एम ए स्वामीनाथन का पूरा नाम क्या है, तो मुकुंददा सुब्रमण्यम स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। और अभी हम लोगों ने देखा था कि 1971 में इन्हें रेमन मैग्सेसे प्राइज भी दिया गया था। हाल ही में सरोजा बैद्यनाथन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका सही संबंध जो है वो क्या था कि ये एक नृत्य कलाकार थी, नृत्यांगना थी, भरतनाट्यम की जो है ये प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, गाजियाबाद, चेन्नई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गाजियाबाद। गाजियाबाद का जो हिंडन एयरबेस है वहाँ पे जो है ये भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया गया था। और इसमें ये बताने का प्रयास किया गया कि ड्रोन का यूज जो है वो किस तरीके से एग्रीकल्चर में होगा, आपदा में किया जा सकता है, फिर सैन्य रूप में जो इसका यूज़ कैसे हो सकता है। आप देखे होंगे अभी जम्मू कश्मीर में जो है वो मुठभेड़ हुआ था, उसके बाद जो है ड्रोन का यूज़ करके जो आतंकवादी है उन्हें मारा गया था। तो उसका जो है एक प्रदर्शनी यहाँ पे किया गया भारत ड्रोन शक्ति 2023 में। कहाँ हुआ था? तो गाजियाबाद में हुआ था। ठीक है, तो ये और कब से कब हुआ? तो 25 से 26 सितंबर को ये आयोजित किया गया था। अगला है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या लद्दाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में जो है जो आपका उधमपुर रेलवे स्टेशन था उसका नाम चेंज करके अब कर दिया गया है शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। और कुछ और जो चेंजेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है उसका नाम अब कर दिया गया छत्रपति संभाजी नगर, और उस्मानाबाद का नाम चेंज करके जो है वो धाराशिव कर दिया गया है। देखते हैं कुछ और। तो एक आपका जो है बुक है एलोन मस्क, जो एलोन मस्क के जीवनी के ऊपर लिखित है। तो ये बुक की रचना किसने की है? ऑप्शन है बाल्टर इसाक्सन, जॉन ग्रिशम, फाली एस नारीमन या अमिताभ घोष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाल्टर इसाक्सन। देखो ये जो लेखक है इन्होंने कई सारे जो हस्तियां हैं उनके बारे में जो है बुक लिखा है। जैसे स्टीव जॉब्स हैं, उनका जो बुक है वो भी जो है उनकी जो जीवनी है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है। और एलोन मस्क की जो आत्मकथा है वो भी जो है लिखा गया है इन्हीं के द्वारा, बाल्टर इसाक्सन। तो याद रखिएगा एलोन मस्क का जो जीवनी है उसका नाम क्या है? तो एलोन मस्क ही है और इनके द्वारा ये लिखा गया है।
कुछ और बुक हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे वी आल्सो मेक पॉलिसी, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। और ये हैं कौन? तो ये जो है मतलब वित्त मंत्रालय के सचिव हैं। ये वित्त सचिव जो है वो सुभाष चंद्र गर्ग है। और इनके द्वारा और भी पुस्तक लिखी गई है। एक इनकी पुस्तक है 10 ट्रिलियन ड्रीम्स द स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो वो भी जो है इनके द्वारा लिखा गया। ये हैं कौन? तो ये पहले वित्त सचिव रह चुके थे, ठीक है, अभी नहीं है, ये पहले वित्त सचिव थे। आगे स्मोक एंड एसिड, ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। फिर है यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो फाली एस नरीमन के द्वारा लिखा हुआ है। फिर द एक्सचेंज किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जॉन ग्रिशम के द्वारा लिखा गया है, द एक्सचेंज, ठीक है। अब देखो क्या है कि जो बुकर पुरस्कार है ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और अभी क्या है कि इसके लिए 6 पुस्तक जो है वो नॉमिनेट हुए हैं। तो अब इन 6 में से ही जो है किसी को दिया जाएगा। तो आपको जो, और ये 6 कहीं ना कहीं जो है वो इम्पॉर्टेंट ही होते हैं, तभी ये नॉमिनेट होता है। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। ऐसे आपको ज़्यादा जो ध्यान में रखना है वो याद रखना है बेफ्रन लेन। बेफ्रन लेन जो है वो किसके द्वारा लिखा गया? तो ये चेतना मारू के द्वारा लिखा गया है, जो ब्रिटेन में है और इन भारतीय मूल के हैं, ठीक है, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं चेतन मारो, जिन्होंने जो है बेफ्रन लेन नामक पुस्तक लिखी है। तो देखो अभी इसका घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन जब घोषणा होगा तो और भी ज़्यादा जो है ये आपका चीज़ क्लियर हो जाएगा, और आप चाहे तो इसे जो है ध्यान में रख सकते हैं। आगे की फिक्की का वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या चेन्नई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है फिक्की का वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब कुछ खेलकूद से रिलेटेड प्रश्न है, वो भी देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा ने अमेरिका की यूजिंग में आयोजित डायमंड लीग में जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक प्राप्त किया? स्वर्ण, रजत, कांस्य या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिएगा डायमंड लीग में जो है इन्हें रजत पदक मिला था, अर्थात सिल्वर मिला था, गोल्ड से ये चूक गए थे। फिर बर्लिन मैराथन से रिलेटेड है कि बर्लिन मैराथन में जो है पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता और ये किस देश के थे? तो केनिया के इलियुड किपचोगे को जो है ये मिला है। और महिला वर्ग में कहाँ की? तो इथोपिया की जो है वो टिगिस सीफा ने जो है विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए वो बर्लिन मैराथन का खिताब जीता है। और ये कितना किलोमीटर का था? तो 42.195 किलोमीटर का ये रेस था। आगे की 16वें एशिया कप का आयोजन किस देश ने किया? ऑप्शन है श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत या ए और बी दोनों? तो याद रखिएगा 16वां जो एशिया कप था ये क्रिकेट का जो 16वां क्रिकेट का एशियन कप था, क्रिकेट का एशिया कप था, उसका आयोजन जो श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों के द्वारा मिलकर किया गया था। और इसका जो फाइनल मैच था वो आपका जो श्रीलंका में रखा गया था, वो श्रीलंका में रखा गया। और विजेता कौन हुआ? तो इसमें जो है वो इंडिया विजेता हुआ था। फाइनल जो है वो इंडिया वर्सेज श्रीलंका था, इंडिया वर्सेज श्रीलंका था, जिसमें जो है इंडिया इसका विजेता होता है, ठीक है। फाइनल मैच श्रीलंका में खेला गया। फिर भारत ने कितनी बार एशियाई पुरुष क्रिकेट कप का खिताब अपने नाम किया है? 6 बार, 8 बार, 7 बार या 10 बार? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा 8 बार। भारत ने जो है 8वीं बार ये खिताब अपने नाम किया है। और ये एग्जाम में पूछा हुआ भी है। पिछली बार जब इंडिया जीता था तो पूछा गया था कि भारत ने कैमी बार ये खिताब जीता है? तो ये जो है 8वीं बार है कि भारत ये खिताब जीता है। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये 16वां संस्करण था, ठीक है, 16वां संस्करण था और 8वीं बार इंडिया जीता है। और इसमें जो है एशिया कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो वो चुना गया कुलदीप यादव को। कुलदीप यादव को जो है ये चुना गया है। कुछ और जो है क्रिकेट से रिलेटेड है वो भी देख लेते हैं। देखो क्रिकेट के कुछ रिकॉर्ड है जो कि बने हैं हाल फिलहाल में, और उससे जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे अभी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केवल 9 गेंदों में अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो नेपाल के एक खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह एरी, इन्होंने जो है यह रिकॉर्ड बनाया कि 9 गेंदों में इन्होंने जो है 50 रन बना दिए थे, और इन्होंने युवराज सिंह का ये रिकॉर्ड तोड़ा है। और ये कब तोड़ा? तो अभी जो है आपको मालूम होगा कि चाइना में एशियाई गेम हो रहा था, तो हांगझू में जो एशियाई गेम हो रहा था तो उसमें मंगोलिया के विरुद्ध जो है नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने जो है 9 गेंदों में 50 रन बनाया। और इसमें और भी कई सारे जो है रिकॉर्ड आपका टूटता है। जैसे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज जो शतक लगाने का रिकॉर्ड है वो भी जो है इसमें बना है। केवल मात्र 34 गेंदों में
ठीक है। 34 गेंदों में जो है ये रिकॉर्ड बना है कुशल मल्ला जो है नेपाल के, उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ये रिकॉर्ड बनाया है। और इन्होंने जो पहले के रिकॉर्ड थे डेविड मिलर और रोहित शर्मा का ये जो रिकॉर्ड था उसे यहाँ पे समाप्त किया है। तो 34 गेंद में जो है आपका 100 और यहाँ पे 9 गेंदों में 50, ये दोनों रिकॉर्ड जो है वो नेपाल के खिलाड़ी के पास है। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, नेपाल की कुशल मल्ला ने जो है 34 गेंदों में 100 रन बनाए। फिर एक और सबसे बड़ा है कि T20 में सर्वाधिक जो टीम का स्कोर है वो भी जो यहाँ पे बना, 20 ओवर में 314 रन का जो है वो टारगेट खड़ा कर दिया था नेपाल के द्वारा मंगोलिया के खिलाफ। तो ये भी एक बड़ा जो है रिकॉर्ड बना है। और इसमें जो है ऑब्वियस ही बात है कि नेपाल जो है वो विजेता घोषित हुआ होगा। फिर आपको ये भी मालूम चाहिए कि T20 जो आपका एशियाई गेम में खेला गया क्रिकेट, उसका गोल्ड मेडल किसके नाम हुआ है, तो वो गोल्ड मेडल जो है वो इंडिया जीता है। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता? केरल, मोहन बगान, बंगाल या BSF? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन बगान। मोहन बगान ने जो है फुटबॉल जो टूर्नामेंट है डुरंड कप वो जीता है। और कितनी बार जीता है, तो 17वीं बार जो है मोहन बगान ने डुरंड कप अपने नाम किया है। आगे है कि और इसने हराया किसको था, तो इसने जो है वो हराया है ईस्ट बंगाल को हराया है। आगे है टेनिस ग्रैंड स्लैम का खिताब। देखो वर्ष में जो है चार ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रांसीसी ओपन, विम्बलडन और US ओपन। और इसका जो सीरीज है कुछ इसी तरीके से ही होता है, पहले ऑस्ट्रेलियन होगा, फिर फ्रांसीसी होगा, फिर विम्बलडन होगा, उसके बाद जो है आपका USA होगा। ठीक है, तो इसी सीरीज में ये आपका चलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो पहला तो आपको प्रश्न पूछा जाता है पुरुष एकल से कि कौन सा खिताब जो है किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो खिताब है वो आपका नोवाक जोकोविच ने जीता है। और वो कहाँ के है, सर्बिया के। हराया किसे था, तो स्टेफानोस को जो है हराया था। और ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, फ्रांसीसी ओपन हो गया, विम्बलडन हो गया। विम्बलडन में क्या हुआ था, कार्लोस अल्कराज जो है वो विजेता हो गया था और नोवाक जोकोविच जो है वो हार गया था। फिर US ओपन जो है वो भी आपका नोवाक जोकोविच जीतता है। तो पुरुष एकल में आपका 3 जो है नोवाक जोकोविच जीत रहा है, जबकि विम्बलडन जो है वो कार्लोस अल्कराज जीतता है। वहीं अगर महिला में देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो महिला खिताब है वो आरियाना सवालेंका ने जीता है। और फ्रांसीसी में जो है वो ईगा स्वीटेक ने जीता है जो पोलैंड की है। और विम्बलडन जो है मार्केटा बोंड्रोसोवा ने जीता। और US जो है वो कोको गॉफ ने जीता और वो भी USA के ही खिलाड़ी हैं। तो महिला वर्ग में जो है वो सभी अलग अलग खिलाड़ी जो है वो चारों टूर्नामेंट में विजेता हुई हैं। फिर आपको जो है वैसे प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे महिला और पुरुष एकल और महिला एकल तो पूछा लिया जाता है, उसके बाद पूछा जाता है वैसे जिसमें कि इंडियन शामिल हो। तो आप यहाँ पे देख लो, ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो है जब आप मिश्रित वर्ग में देखोगे तो मिश्रित वर्ग में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना जो है वो उप विजेता रहे थे। किसमें, ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2023 में। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और फिर बाद में सानिया मिर्जा ने जो है वो संन्यास ले लिया। फिर उसके बाद अगर पूछा जा सकता है तो आपको पूछा जाएगा जो अमेरिकी ओपन हुआ है। अमेरिकी ओपन में क्या है कि इसमें जो खेला गया आपका पुरुष युगल का, तो पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन इनकी जो जोड़ी थी वो उप विजेता रही थी। और विजेता कौन बना था, तो राजीव राम और जो सेल सुबरी, ये जो है राजीव राम जो है ये अमेरिका के हैं और ये ब्रिटेन की, इन दोनों की जोड़ी जो है वो विजेता रही थी पुरुष युगल में। और भारतीय जो थे रोहन बोपन्ना उनको हराया था। तो यहाँ से आपका प्रश्न आ सकता है जो कि इंडियन से रिलेटेड है, बाकी जो है पूछे जाने की संभावना आपका ना के बराबर है। तो आप इन सारे फैक्ट को ही मेनली आप याद रखिएगा, पुरुष एकल, महिला एकल और जहाँ पे इंडियन शामिल है उन लोगों के बारे में। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में अमित पंघाल ने कौन सा पदक अपने नाम किया, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रॉन्ज। जो विश्व कुश्ती चैंपियन हुआ था उसमें अमित पंघाल ने जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और ऐसा करने वाले जो है वो 8वीं महिला बनी है। अमित पंघाल क्या है, तो एक महिला पहलवान है और वो 8वीं महिला बनी है जो कि कोई भी पदक अपने नाम किया है विश्व चैंपियनशिप में। ठीक है,
तो उन्होंने जो है कांस्य पदक जीता कितने केजी में, तो 53 केजी में, अमित पंघाल। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 का आयोजन जो है बेलग्रेड सर्बिया में किया गया था। आगे भारत में पहली बार मोटर बाइक रेसिंग मोटो जीपी का आयोजन कहाँ किया गया, नोएडा, मुंबई, चेन्नई या बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा। नोएडा में जो है जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे पहली बार मोटर बाइक रेसिंग मोटो जीपी का आयोजन किया गया था। और इसमें जो है विजेता कौन हुए, तो इटली के मार्को बेजेकी जो है वो इसके विजेता हुए हैं। और भारत ऐसा एक 31 कंट्री बन गया, 31वां देश बन गया जहाँ की मोटो जीपी का आयोजन किया गया है। आज का अंतिम प्रश्न है कि लगातार 10 बार ग्रैंड प्रिक्स रेस जीतने वाला फार्मूला 1 ड्राइवर कौन है, माइकल शुमाकर, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टेपेन या फर्नांडो अलोंसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्स वेरस्टेपेन जो है वो 10 बार ग्रैंड प्रिक्स लगातार 10 बार जो है वो ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाला खिलाड़ी बन चुका है। और अगर ये पूछा जाए कि ये किस टीम के लिए खेलते हैं, तो ये रेडबुल के लिए खेलते हैं, रेडबुल की ये फार्मूला 1 ड्राइवर है। ठीक है, तो ये आपका जो टोटल जो है जो भी प्रतियोगिता दर्पण के महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया। आप ये मत देखना कि हाँ मात्र इतना ही में जो है मात्र 55 प्रश्न में कंप्लीट हो गया। देखो ये 55 प्रश्न में ही जो है आपको कई सारे फैक्ट जो है वो आपको डिटेलिंग में दिए हुए हैं, लेकिन जो जो ज़रूरी हो सकता है, जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, उन सारी चीज़ों को जो है वो प्रश्न के फॉर्मेट में आपका बनाया गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कुछ जो है वो आपका टेबल फॉर्मेट में था, जैसे कि आपका ग्रैंड स्लैम का, तो वहाँ से भी जो है प्रश्न बनते हैं। और उन सभी को जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिटेल में देखा। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, और आप अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इससे रिलेटेड कई सारे जो है कंटेंट मिलते रहेंगे। और आपको जो है सार संग्रह भी जो है वो नवंबर का जो दर्पण है वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू।